हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंसाइटफुल वीडियो फोकस लेक्सिकॉन। दोस्तों स्वागत है आपका इस एक और वीडियो के अंदर। और आज की जो हमारे वीडियो का डिस्कशन है दैट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। विच ऑप्शनल सब्जेक्ट टू टेक इन सीएस प्रोफेशनल। बच्चा जो है बड़ी टेंशन में आ जाता है, सर ऑप्शनल पेपर कौन सा ले। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव से सीएस प्रोफेशनल में आते हैं, दिस इज द फाइनल फेज ऑफ योर सीएस जर्नी, है ना। आपकी जो कंपनी सेक्रेटरी की जो स्टूडेंट लाइफ है उसका ये फाइनल फेज है। इसके बाद यू विल एंटर इनटू प्रोफेशनल जर्नी ऑफ योर लाइफ। इसके बाद आप प्रोफेशनल जर्नी में आ जाएंगे। तो यहां पर जो आप डिसीजन लेंगे, दिस कैन बी योर मेक और ब्रेक डिसीजन। आपका पूरा प्रोफेशनल करियर यहाँ सीएस प्रोफेशनल पे आपका कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करियर के लिए। आपका पूरा फ्यूचर का स्टेक सीएस प्रोफेशनल आपका कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर दोस्तों आपको खूब मेहनत करनी है। आप सीएस लगभग देखो, मेरी बात सुनो। एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सीएस प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव से कंपेरेटिवली थोड़ा लाइट होता है ना। जो सच है वो सच है यार, हम शुगर कोट नहीं करते, अपन बिल्कुल रैशनल वीडियो रखते हैं। वो थोड़ा सा उससे लाइट होता है क्योंकि आपने सब कुछ पहले काफी हद तक पढ़ लिया होता है। और जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनको एक अच्छा खासा आइडिया लग चुका होता है कि मार्केट में किस तरह का काम है, किस तरह का वर्क सिनेरियो है, किस तरह के पे पैकेजेस हैं, या किस तरह का वर्क एक्सपोजर है, किस किस तरह की फील्ड कंपनी सेक्रेटरीज के लिए ओपन है। तो उनको एक अच्छा खासा आइडिया होता है। अब लेकिन फिर प्रॉब्लम यही आती है कि सर अभी हमारे बीच में जो प्रॉब्लम है ना, कि हम एडवाइस माने या हम अपना पैशन फॉलो करें, या हम हमारे को जिस चीज में इंटरेस्ट है हमें वो लेना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा है, जब हमारा इंस्टीट्यूट बना था, है ना, जब हमारा इंस्टीट्यूट बना था उस वक्त क्या था दोस्तों, ई फाइलिंग जैसा कुछ होता नहीं था। उस वक्त ई फाइलिंग जैसा कुछ भी होता नहीं था। कंपनी सेक्रेटरीज वर हायर्ड फॉर अथॉरिटेटिव कंसल्टिंग रोल्स। उनसे विचार विमर्श करने के लिए उनको हायर किया जाता था, उनसे गाइडेंस लेने के लिए उनको हायर किया जाता था। और हमारा प्रोफेशन कोई नया नहीं है दोस्तों। महाभारत के समय में आपने विदुर का नाम सुना होगा। ही वॉज द सेक्रेटरी टू द किंग। वो क्या करते थे, वो नीति बनाते थे, स्ट्रेटेजीज बनाते थे। इसी तरह जो चाणक्य थे, है ना, जो चाणक्य थे वो भी नीति बनाते थे, अर्थशास्त्र उन्होंने बना के दिया। तो जो कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन है, अब इसको फॉर्मलाइज्ड कह के कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोफेशन है ये स्ट्रेटेजिस्ट का प्रोफेशन है दोस्तों। आप नीति बनाते हैं, आप विचार विमर्श कर सकते हैं, आपके पास तर्क की शक्ति है। आप एक खास तरह के विद्वान है जो कि धर्म की स्थापना करता है, जो कि धर्म की स्थापना करता है ना। सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो और धर्म की स्थापना करो। धर्म का आचरण करता है, धर्म का आचरण करने वाले आप प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है। तो अब यहां पर जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना दोस्तों, अब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट इस तरह से लेना है कि वो मेरे करियर में आने वाले 10 साल या 20 साल कैसे इंपैक्ट करेगा। मैं पहले अपनी बात कंप्लीट करता हूं। तो क्या था कि पहले ई फाइलिंग नहीं होती थी। जो कंपनी सेक्रेटरीज थे वो कंसल्टिंग रोल्स के लिए हायर किए जाते थे, एडवोकेसी के लिए हायर किए जाते थे, है ना। और वो स्ट्रेटेजीज बनाते थे कंपनीज के लिए। फिर एकदम से क्या हुआ कि 2006-7 के आसपास ई फाइलिंग आनी स्टार्ट हुई। फर्स्ट टाइम ई फाइलिंग आनी स्टार्ट हुई। जब ई फाइलिंग आनी स्टार्ट हुई तो कंपनी सेक्रेटरीज ने ई फाइलिंग की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। उस समय ये बड़ा बूमिंग था, उस समय ये बूमिंग था, उस समय इस चीज की जरूरत थी कि ई फाइलिंग के अंदर काम किया जाए। उस समय इसको डेवलप करने की जरूरत थी। तो कंपनी सेक्रेटरी उस तरफ मूव हो गए। अब जो उस समय में फर्स्ट टाइम में मूव हुए उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। क्या मिला उनको? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उस समय एनुअल फाइलिंग पहली बार हो रही थी, ऑनलाइन ई फाइलिंग पहली बार हो रही थी। उस समय जिन्होंने पहली बार किया उनको मिला फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आज वो लोग अपनी प्रैक्टिस के अंदर सक्सेसफुल हैं। लेकिन अब मार्केट का ट्रेंड फिर से चेंज हो रहा है। अब जितना हमारा ई फाइलिंग का काम है ये इतना चेंज हो के अब ये ऑटोमेशन की स्टेज पे आ गया। अब ये ऑटोमेशन की स्टेज पे आ गया। जो बच्चों ने ट्रेनिंग किया वो मेरी बात से एग्री कर पा रहे होंगे, सर आरओसी फाइलिंग के सॉफ्टवेयर आ गए, आरओसी फाइलिंग के सॉफ्टवेयर आ गए, बल्क के अंदर आरओसी फाइलिंग निकाल सकते हो आप। क्या आपको पता है? और दोस्तों इसके अंदर नए नए प्रोफेशनल्स भी एंटर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ना एक जो क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ सर्टिफिकेशंस है, स्कोप ऑफ सर्टिफिकेशंस है वो बहुत कम हो गया है। स्कोप ऑफ सर्टिफिकेशंस बहुत कम हो गया है। तो इसके अंदर नए नए लोग एंटर कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली बजट में भी सुना, कॉर्पोरेट मित्राज कह रहे हैं इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। अब जो हमारा पुराना कंप्लाइंस का काम था, जो हमारा ट्रेडिशनल कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का जो हमारा ट्रेडिशनल वर्क था, वो धीरे धीरे ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे एआई आएगा, जैसे जैसे एआई तो आ रहा है दोस्तों, मैं तो क्या ही बताऊं आपको। मैं अच्छे से एआई 2-3 साल से आई एम इनटू ऑल दिस स्टफ। तो हम जितना भी हमारा काम करते हैं तो हम उसके अंदर एआई को अच्छे से मैंने अच्छे लेवल पे टेस्ट किया है यार एआई। मेरे बहुत सारे दोस्त अच्छे लेवल पे इंजीनियर्स हैं, तो मैंने उनके साथ मिलके अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर मैंने देखा है कि किस तरह से इसको ऑटोमेट किया जा सकता है। तो मतलब जो ट्रेडिशनल काम करेगा उसका फ्यूचर खतरे में है। और मैं आज यूट्यूब पे बात कह रहा हूँ दोस्तों, जो हमारा कंप्लाइंस का काम है ये धीरे धीरे करके ऑब्सोलीट हो जाएगा। ये धीरे धीरे करके डेलीगेट हो जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे इसको करने के लिए। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है,
इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे कंप्लायंसेस को कम कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो ट्रेडिशनल काम करने वाले हैं उनकी, फ्रेशर्स के लिए वो चीज उतनी अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होगी। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सीए से देखो दोस्तों, उनका बढ़िया चल रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ, उनको कुछ नया करने की नीड नहीं है, लगभग उनकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। लोग 25-25 साल जो इस प्रोफेशन में दे चुके हैं, 30-30 साल दे चुके हैं, है ना यार, फ्रैंक होके बात करते हैं ना, आप सब मैच्योर है, आप सब पढ़े लिखे हैं, तो मैं बिल्कुल सीधा बात करता हूँ कि ठीक है यार, उनकी लाइफ बीत चुकी है, उन्होंने अपनी जिंदगी देख ली। लेकिन जो हम मॉडर्न कंपनी सेक्रेटरीज हैं, जिनका करियर अभी स्टार्ट हुआ है, जिनका करियर अभी स्टार्ट हुआ है, हमारे आगे 50 साल पड़े हैं दोस्तों, हमारे आगे 50 साल पड़े हैं, हमको 50 साल का विजन लेके, हमको 50 साल का विजन लेके काम करना पड़ेगा। तो आज किस चीज की डिमांड है? आज कंसल्टिंग की डिमांड है सर। आज जिसके पास क्या कहते हैं, जिसके पास विद्या का धन है ना दोस्तों, जिसके पास विद्या का धन है, वही वही व्यक्ति धनवान है, वही व्यक्ति धनवान है। उसी की दोस्तों आगे आने वाले टाइम में वैल्यू बनेगी, जो कंसल्टिंग के अंदर खुद को एस्टेब्लिश करता है। जो क्लरिकल काम करेगा, ठीक है, अच्छा ठीक है, जो इस चीज़ से कंफर्टेबल है कि भाई मैं क्लरिकल काम करता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी मेरी मिलती रहे, मैं अपना खुश रहूंगा, उनके लिए ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, जितनी भी आपकी क्वेरीज है, मैंने कोशिश किया कि आपकी हर क्वेरी को आंसर किया जाए, है ना, आपकी हर क्वेरी को आंसर किया जाए। ये वीडियो बड़ी रैशनल होने वाली है, फैक्ट्स, फिगर्स, और हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट में क्या ट्रेंड है। फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पे हम अपनी जजमेंट देंगे कि इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओपिनियन है, जजमेंट तो सॉरी मैं गलत बोल गया, ओपिनियन हम आपको देंगे। अल्टीमेटली आपको अपना करियर खुद ही चूज करना है, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने दो व्यक्ति हैं, एक ये भाई साहब बैठे हैं और एक ये मैडम बैठे हैं। ये जो भाई साहब है अपने माथे पे सिर रख के, ऐसे माथे पे हाथ रख के बैठे कि यार ये क्या हुआ। ये क्या करते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना आसान आसान से शॉर्टकट बनाए, भाई मैं फटाफट से शॉर्टकट से सीएस बन जाऊं, ठीक है, ज्यादा मैं मेहनत ना करूं, कोई बात नहीं, फटाफट से डिग्री, नॉलेज बाद में ले लेंगे। नॉलेज, नॉलेज तो कभी भी ले लो, है ना, सारी दुनिया भरी पड़ी है नॉलेज की, डिग्री तो आए एक बार, नॉलेज तो फिर ले लूंगा मैं, डिग्री तो आए एक बार। डिग्री आ गई भाई साहब के पास, नॉलेज नहीं आई, डिग्री आई, काम मिल गया, काम मिल गया, बिजी हो गया, नॉलेज लेने का टाइम ही नहीं है, नॉलेज लेने का टाइम ही नहीं है, पैसे आने लग गए, अब मन भी नहीं करता नॉलेज लेने का। तो अभी क्या करता है, अब ये डेली जाता है, जितना इसका फॉर्म फाइलिंग होता है तो सारे कागज रख के बैठता है, कागज कागज ही कागज रख के बैठता है, ड्यू डेट के ऊपर टक 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 कीबोर्ड करता है, और जब वेबसाइट बंद हो जाती है तो भाई साहब रोते भी लगते हैं, घर को आते कि मैंने अपने करियर के साथ क्या कर लिया ये मैंने अपने करियर के साथ क्या कर लिया। तो जब भी आपको नॉलेज लेनी है ना दोस्तों, आप हमेशा नॉलेज एग्जाम के प्रेशर में लेते हैं, कभी भी बिना एग्जाम के प्रेशर के कोई भी नॉलेज नहीं ली जाती। अगर कोई सोचे ना मैं बाद में ले लूंगा, ऐसे नहीं होता। बाद में आप काम करते हैं, बाद में आप उस नॉलेज को अप्लाई करना सीखते हैं, बाद में आप उस नॉलेज को अप्लाई करना सीखते हैं। अभी आपका फेज है नॉलेज लेने का, इसके बाद आपका फेज आएगा एप्लीकेशन का, इसके बाद आपका फेज आएगा एप्लीकेशन का, और आप अप्लाई वही कर पाएंगे जो आपको पता है, जो आपको पता ही नहीं उसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। वही है हमारे दूसरे मैम थे, ये वाले मैम है सर, देखो इनके इनके फेस पे कितना ग्लो है ना, इनके फेस पे कितना कॉन्फिडेंस है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मैंने 5 साल सीएस को दिए, मैं खूब मेहनत करूंगी, मैं खूब मेहनत करूंगी और अपना अपने आप को एस्टेब्लिश करूंगी। इन्होंने बहुत नॉलेज के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया, इन्होंने अपने आप को इतना अच्छा, मतलब इन्होंने अपने आप को इतना कठिन परिश्रम से गुजार दिया कि इसके बाद जब ये फील्ड में निकले तो इनकी नॉलेज बोल पड़ी, इनको नहीं बोलना पड़ा सर, इनकी नॉलेज बोल पड़ी। तो आज ये बहुत सीनियर लेवल के ऊपर है एंड शी इज एंजॉइंग हर लाइफ। तो मतलब हमको इनके इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, हमको इन मैम से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हमें इन जैसा बनना है ना। इन्होंने मेहनत का रास्ता चूज किया। और जो हमको दोस्तों एक, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमको जनरली बताया जाता है कि भाई सीएस जो है ना, या तो आप जॉब करोगे या तो आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, आपको दो ही रास्ते बताए जाते हैं। जो हमारे एस्टेब्लिश्ड कंपनी सेक्रेटरी थे, जो हमारे पुराने कंपनी सेक्रेटरी थे, जो बुजुर्ग कंपनी सेक्रेटरी थे, पुराने हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, तो वो हमको क्या गाइड करते हैं भी, या तो जॉब में जाओ या तो प्रैक्टिस में जाओ। क्यों? क्योंकि उनके टाइम में यही दो ऑप्शन थे, उनके टाइम में यही दो ऑप्शन थे। उन्होंने उसको ट्राई किया, टेस्ट किया, उनका चल गया, और उन्होंने कहा कि चल ठीक है, ये तो चल ही जाता है। पर उन्होंने भी उस टाइम पे उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, है ना, उन्होंने भी उस टाइम उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। लेकिन आज का जमाना ऐसा नहीं है दोस्तों, अब स्पेशलाइजेशन का जमाना है, अब स्पेशलाइजेशन का जमाना है, अब जेनरिक नॉलेज से काम चलने वाला नहीं है, जेनरिक नॉलेज से काम चलने वाला नहीं। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि सीएस आपका जॉब करता है, प्रैक्टिस करता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कंपनी सेक्रेटरी कैन बी एनीथिंग। ये मोस्ट डाइवर्स डिग्री है दोस्तों, सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में जितनी वर्सेटिलिटी कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में, मैं मान ही नहीं सकता किसी और कोर्स में। क्योंकि हमारा सिलेबस इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है, जितनी नॉलेज एक कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट को हो जाती है, दूसरे प्रोफेशनल्स को उतनी नॉलेज लेने के लिए 4-5 साल एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, 4-5 साल एक्स्ट्रा एफर्ट
डालना पड़ता है, लेकिन हमको वो चीज स्टार्टिंग से ही उसको एक्सपोजर मिल जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नेटवर्क का एक्सेस। कंपनी सेक्रेटरी इज द की मैनेजमेंट पर्सनल, उसको सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक्सेस मिलता है। अब वो इस एक्सेस का यूज कैसे करता है, ये उस बंदे पे डिपेंड करता है। या तो उस एक्सेस का यूज ऐसे करे कि सर जाए, है ना, बोर्ड मीटिंग बनाए, मिनट बनाए, अपना नोटिस भेज दिए, एजेंडा भेज दिए, उसने अपने एक्सेस का कुछ यूज नहीं किया, वो बस क्लरिकल काम करता रहा, फाइलिंग करी, चलिए ठप्पा मार, फाइल कर, ये कर, फाइल कर, वो कर, फाइल कर, तो वो ऐसी तरह उसने अपनी जिंदगी गुजार दी। लेकिन नहीं, दूसरी तरफ उसने अपने आप को एज अ कंसल्टेंट एस्टेब्लिश किया। वो कंपनी का मतलब वो उसने कंपनी का, आप समझो कंपनी के रग रग में बस गया वो कंपनी के, उससे पूछे बिना कंपनी में कुछ नहीं होता। इस तरह के भी कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, है ना। जॉब की बात अगर करें तो, अगर प्रैक्टिस की बात करें तो, इस तरह के भी कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो साल में एक बार जब एनुअल फाइलिंग का काम आता है तो एनुअल फाइलिंग उठा के बैठ जाते हैं, अदरवाइज उनके पास पूरा साल में कुछ भी काम करने को नहीं होता। वहीं दूसरे कंपनी सेक्रेटरी थे जो सुपर स्पेशलाइज काम करते हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी जो मर्चेंट बैंकिंग में, कंपनी सेक्रेटरी जो आर्बिट्रेटर है, कंपनी सेक्रेटरी जो मीडिएशन का काम करते हैं, आर्बिट्रेशन का काम करते हैं, वो दोस्तों इतने बड़े बड़े डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं पूरे साल में कि उनके पास टाइम ही नहीं है क्लरिकल फाइलिंग्स करने का, उनके पास टाइम ही नहीं है क्लरिकल फाइलिंग करने का। कंपनी सेक्रेटरी कैन बी एन एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी कैन बी एन कॉर्पोरेट लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी कैन बी एन मर्चेंट बैंकर, कंपनी सेक्रेटरी कैन बी एन इंटरनल ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी कैन बी एन फोरेंसिक ऑडिटर। और सीएस से अच्छा फोरेंसिक ऑडिटर कोई नहीं होता, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, है ना, फोरेंसिक ऑडिट की फील्ड में कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है, वो एक अलग टॉपिक में आपको वो भी एड्रेस करता हूँ। फिर कंपनी सेक्रेटरी कैन बी एन आईपीआर एक्सपर्ट, है ना। आप देखिए कितने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। देखो आईपीआर का ऐसा है दोस्तों, ये काम जो है ये एक बूमिंग इंडस्ट्री है, इसका कभी भी इसमें मंदा होने वाला नहीं है, ये कभी भी डाउन होने वाली नहीं है, इसका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कंपनी सेक्रेटरी आईपीआर एक्सपर्ट है, कंपनी सेक्रेटरी जीएसटी एक्सपर्ट है, कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट है। टैक्स ऑडिट नहीं, टैक्स ऑडिट तो छोटी सी बात है, बीच में मुद्दा भी चला था कि सर सीएस को टैक्स ऑडिट दो, नहीं सर, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के अंदर कंपनी सेक्रेटरीज बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर कंपनी सेक्रेटरी जितना टैक्स का काम करते हैं उतना कोई करता भी नहीं है सर, है ना, उतना कोई करता भी नहीं है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखते हैं ना, ऐसा करते हैं कि हम ना 3 कैटेगरीज में सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे, हम उसको रैशनली एनालाइज करेंगे। हम उसको फिर एक कैटेगरी देंगे, कैटेगरी ए मतलब हाईली रिकमेंडेड, कैटेगरी बी मतलब डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, आपको लेना है आप ले सकते हैं, कैटेगरी सी मतलब नॉट रिकमेंडेड। और हम सब्जेक्ट को एनालाइज कैसे करेंगे। अब क्या है ना, देखिए दोस्तों, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में डाइवर्स बैकग्राउंड का बच्चा आता है, जरूरी नहीं कि बच्चा सिर्फ सीएस ही कर रहा हो। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे कोर्सेज करते हैं बच्चे आज की डेट में, फॉरेन कोर्सेज करते हैं, सीए करने वाले बच्चे हैं, सीएमए प्लस सीएस कर रहे हैं कुछ लोग एलएलबी प्लस सीएस, मैक्सिमम लोग एलएलबी प्लस सीएस कर रहे हैं ना, जो कि एक नॉर्म है, जो जरूरी भी है यार, ठीक है। जरूरी भी है यार, मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल स्किल्स आपके पास होने ही चाहिए। आज की डेट में आप एक स्किल के बेस पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो मल्टीपल कोर्सेज आज की डेट में बच्चा करता है। तो हम सब्जेक्ट भी उसी तरह से लेंगे कि किस बैकग्राउंड का बच्चा किस सब्जेक्ट के लिए ठीक बैठता है ना। कोई हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई हो सकता है स्टूडेंट हो, कोई हो सकता है कि कोई अभी कॉलेज जाता हो, या कोई हो सकता है कोई अभी ट्रेनिंग कर रहा हो, है ना, एग्जीक्यूटिव के बाद कोई ट्रेनिंग कर रहा हो, ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोफेशनल के पेपर दे रहा हो। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि कोई मैरिड हाउसवाइफ हो जो एकदम से अभी, जिसको ये शिफ्ट है कि एकदम से दोबारा मार्केट के अंदर आना है, दोबारा से मुझे काम सीखना है और खुद को एस्टेब्लिश करना है, वो काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, है ना। तो डाइवर्स, एक बहुत ही डाइवर्स रीजन है कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स का। इसको जनरलाइज हम एक एडवाइस नहीं दे सकते कि हाँ ये पेपर ले लो और फटाफट फटाफट सीएस बनो, ऐसे नहीं कर सकते हम, बिल्कुल रैशनली एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम एड्रेस करेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कैटेगरी क्या है, करियर स्कोप वाइज कितना है, 10 साल बाद ये कहाँ स्टैंड करेगा। अल्टीमेटली तो ये है ना यार, आप कोर्स के अंदर मेहनत डालो, है ना, और किसी चीज़ की आप नॉलेज एक्वायर करो, बाद में वो आपके काम ही ना आए तो उसका क्या फ़ायदा। तो हमें ऐसी चीज़ करनी है जो हमारे तुरंत से काम आ जाए, क्योंकि हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ भी करनी है, ये बात दोस्तों आप भी अपने मैं आपको चलो एक छोटी सी ऑफ द ट्रैक गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपको हमेशा अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, आपने ना कभी भी ये नहीं सोचना भी मैं तो कंपनी सेक्रेटरी हूँ तो भाई मैं लीगल काम क्यों करूँ, मैं तो सीएस हूं, मैं फाइनेंस का काम क्यों करूं। ऐसा नहीं सोचना, आपको अपना स्कोप बढ़ाना है, अपना घटाना नहीं है यार। जो काम आपके पास आए, अगर आपके वो स्किल सेट में, आपका स्किल सेट उसको परमिट करता है तो आपको वो कर देना है। दोस्तों नहीं पता लगता कौन सी एक ऐसी आपको टास्क मिल जाए जो पूरी आपकी तकदीर बदल के रख दे, कौन सा एक ऐसा टास्क आ जाए जो आपकी पूरी की पूरी तकदीर बदल के रख दे। और ये होता सुपर स्पेशलाइजेशन के अंदर है, ये होता जेनरिक काम में कभी नहीं होगा। आप जेनरिक काम स्टार्ट करो, आपके पास सारी जिंदगी जेनरिक काम आ जाएगा, आपकी जिंदगी का गुजारा हो जाएगा और जिंदगी तमाम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो सुपर स्पेशलाइज करते हैं उनके पास कई बार एक ऐसा केस आ जाता है जो कि पूरी लाइफ टाइम एसेट बन जाता है सर, उसके बाद रेफरल से केसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं ना।
तो हम दोस्तों सब्जेक्ट को इसी तरह से एनालाइज करेंगे, है ना, कौन से स्टूडेंट का बैकग्राउंड इसको लेना चाहिए, उस सब्जेक्ट के प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, फिर कौन सा टीचर इसको पढ़ाता है ना। आई थिंक यहाँ पर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ना, टाइम स्टैम्प के साथ पूछ लेना। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो अपने सारे प्रोफेशनल दोस्तों के साथ जो अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास CS प्रोफेशनल के अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर टोटल 6 ऑप्शनल पेपर हैं और मॉड्यूल 2 के अंदर टोटल 5 ऑप्शनल पेपर हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर 6 ऑप्शनल पेपर हैं, मॉड्यूल 2 के अंदर टोटल 5 ऑप्शनल पेपर हैं, जिनमें से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं, एक मॉड्यूल 1 से और एक मॉड्यूल 2 से। ठीक है जी, हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, एक एक करके सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, फिर हम आपको अपना ओपिनियन देंगे। सबसे पहले हमारा पेपर आता है इलेक्टिव पेपर 4.1 CSR एंड सोशल गवर्नेंस, जिसमें से CSR पार्ट आपका 50 मार्क्स का है और सोशल गवर्नेंस पार्ट आपका ये भी 50 मार्क्स का है। ठीक है जी, किस स्टूडेंट के लिए ये आइडियल है? जो अकेडमिक बच्चा है, जिसने अभी तक ट्रेनिंग नहीं की, जिसने सिर्फ एग्जीक्यूटिव किया, वो चाह रहा है कि मैं पहले प्रोफेशनल के पेपर दे लूँ, सिर्फ अकेडमिक बच्चा है, ये उसके लिए पेपर है। ठीक है, जिसको सिर्फ CS की डिग्री चाहिए, जिसको कोई कोई टेंशन नहीं है, करियर बने ना बने कोई चक्कर नहीं है, जिसको सिर्फ CS की डिग्री चाहिए अर्लीस्ट पॉसिबल, तो ये उसके लिए वो है। ठीक है, देन कंफर्टेबल विद लो पेइंग क्लरिकल वर्क, क्लरिकल काम जिसको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं क्लरिकल काम करूंगा, बॉस मेरे को कहेगा ये कर दे, मैं चुपचाप कहूंगा हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, उनके लिए है। जो बॉस के पीछे चल सकता है उसके लिए है, जिसको बॉस बनना है उसके लिए काम नहीं है। ठीक है जी, देन इसके प्रोज क्या है? ओनली 1 सेक्शन, ओनली 1 मेजर सेक्शन, पूरे कंपनीज एक्ट में इसका टोटल एक ही सेक्शन है। और क्या प्रोज है? लिमिटेड सिलेबस है, इजी टू कंप्लीट, एकेडमिकली इसको देखे तो इजी टू कंप्लीट है। कॉन्स क्या है? एक ही सेक्शन है। इसका प्रोज भी यही है कि एक ही सेक्शन है और इसका कॉन भी यही है कि इसमें एक ही सेक्शन है। भाई साहब, अच्छा जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करके आए ना वो कमेंट में जरा बताओ दोस्तों, पता है क्या होता है? जिन बच्चों ने ट्रेनिंग नहीं की होती ना उनके मन में डिलेमा होती है, पर जो ट्रेनिंग कर चुके होते हैं ना वो बच्चे ना, मतलब वो साधु बन चुके होते हैं, वो सध चुके होते हैं, उनको पता लगता है कि मार्केट में क्या हो रहा है कि नहीं। जिन बच्चों ने ट्रेनिंग कर रखी है ना, इनको कमेंट में बताओ कि CSR का पूरे साल में कितना काम आता है, कि CSR का पूरे साल में कितना काम आता है। पूरे साल में सिर्फ एक फॉर्म है दोस्तों, पूरे साल में सिर्फ एक फॉर्म आता है CSR का, उसके लिए आप इसको इतना एफर्ट क्यों दोगे, है ना? ये आपके करियर के अंदर कोई वैल्यू एडिड नहीं करेगा, कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा ये आपके करियर के अंदर, मैं ब्लंटली कह रहा हूँ, कोई वैल्यू ऐड नहीं करने वाला। CSR का काम हर कंपनी सेक्रेटरी को आता है, हर कंपनी, जो भी कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसको सबको CSR का काम आता है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी ऑफ द ट्रैक नहीं है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है कि जिसको आप प्रस्तुत करके कुछ एक हाई लेवल की जॉब या हाई लेवल की प्रैक्टिस एस्टेब्लिश कर सको। नेक्स्ट इज स्केलेबल नहीं है, स्केलेबल ही नहीं है। फॉर्म ही एक है कंपनीज एक्ट के अंदर, आप उसको स्केल कैसे करोगे? उसको स्केल नहीं कर सकते, स्केलेबिलिटी का इशू है ना। इसके अंदर कितना ही काम कर लोगे आप, स्केलेबिलिटी का इशू है, इसके अंदर स्टैग्नेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट इज नो स्पेशल प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, ओनली 1 सेक्शन, वेरी लिमिटेड प्रैक्टिकल स्कोप, मोस्टली क्लरिकल नेचर ऑफ वर्क है, ओनली 1 मेजर कंप्लायंस फॉर्म इन ईयर, कैरियर ग्रोथ गेट्स रिस्ट्रिक्टेड। तो वाई लिमिट योर CS करियर टू 1 नैरो सेक्शन? आपने अपना पूरा करियर सिर्फ एक सेक्शन के ऊपर क्यों बनाना है ना आपको? अभी तो यार आप निकले हैं, अभी तो जवान खून है यार, इसको मतलब दिखाओ दुनिया यार, कमाल है। एक्सप्लोर करना आपका हक बनता है, आपको जानने का पूरा हक है। तो इस पेपर को क्या मैं रिकमेंड करता हूँ? सर मैं तो रिकमेंड नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। क्या कैटेगरी है? C कैटेगरी का पेपर है, इसको मत लेना यार, किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा इसको मत ले। बाकी मैंने आपके सामने प्रोज एंड कॉन्स रख दिए। ठीक है जी, C कैटेगरी का है, अपना क्लरिकल काम अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। वो एक कहावत है ना दोस्तों कि बीज बोए बबूल का आम कहाँ से होए, बीज बोए बबूल का आम कहाँ से होए, कि आपको खाने तो आम है पर बीज आप बबूल का बो रहे हो, है ना। सबको ये चाहिए कि भाई मैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करूं एंड देन आई विल बिकम लाइक टॉप कंसल्टेंट बन जाऊं मैं और KMP बनूं, अपना ऑरा हो यार कंपनी के अंदर, चलूं तो 4 आदमी पीछे चलें। उसके लिए दोस्तों बहुत नॉलेज लेनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने से होता है वो काम। अगर आपको आम खाने हैं तो आपको खेती भी आम की करनी पड़ेगी, बीज भी आपको आम का ही बोना पड़ेगा, बीज भी आपको आम का बोना पड़ेगा। बीज बोए बबूल का आम कहाँ से होए, है ना। आप ये सोचे कि मैं ऐसा करता हूँ शॉर्टकट से फटाफट फटाफट पास हो जाता हूँ, फटाफट ऐसा जुगाड़ बनाओ, ये देख ये देख ये देख, मेरे जैसा स्मार्ट आदमी नहीं है कोई, मैंने तो क्रैक ही कर दिया CS का एग्जाम। पर काम आपने करा नहीं, काम आपने किया नहीं। इंडस्ट्री मांगती काम है, इंडस्ट्री तो काम मांगती है, सिर्फ इंडस्ट्री को सर्टिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देगा, आपको फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है ना। रियल लाइफ सिनेरियो में डिस्कस करता हूँ। तो नेक्स्ट पेपर इज योर, ये हो हमारा CSR का C कैटेगरी। नेक्स्ट इज योर पेपर नंबर 2, नेक्स्ट इज योर पेपर नंबर 2, इंटरनल एंड फोरेंसिक ऑडिट। इंटरनल एंड फोरेंसिक ऑडिट पार्ट 1 इंटरनल ऑडिट 60 मार्क्स का है, पार्ट 2 फोरेंसिक ऑडिट 40 मार्क्स का है। पार्ट 2 फोरेंसिक ऑडिट 40 मार्क्स। कुछ भी दिखाने से पहले
मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये हमारी आईसीएसआई की वेबसाइट है। अभी तक हमको क्या पता है कि भाई कंपनी सेक्रेटरी तो जो है वो सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है, कंपनी सेक्रेटरी तो सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है, और टैक्स ऑडिट के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि कंपनी सेक्रेटरी को लीगली परमिटेड इंटरनल ऑडिट कितने सारे मिले हुए हैं? आपको पता है? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? अभी पता लगाते हैं। सर यहाँ पे हमको है कि ये तो सीए लोग करते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। इंटरनल ऑडिट जो है ये एक बहुत डाइवर्स फील्ड है। जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे सीए के दोस्त हैं, जो हमारे सीएमए के दोस्त हैं, वो इंटरनल ऑडिट ऑफ फाइनेंस करते हैं। लेकिन इंटरनल ऑडिट कई तरह का होता है। इंटरनल ऑडिट ऑफ एचआर, इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑपरेशंस, आईटी का इंटरनल ऑडिट, सिस्टम्स का इंटरनल ऑडिट, कई तरह के इंटरनल ऑडिट होते हैं। मेरे पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर पढ़े हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों। आपको आपको आज तक ये पता था कि हम सिर्फ सेक ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन लीगली परमिटेड आप इंटरनल ऑडिट कितने कर सकते हैं, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये हमारा आईसीएसआई का पोर्टल है, ठीक है, कोई ऐसे ब्लव्ड वेबसाइट नहीं, हम तो डायरेक्ट सोर्स से बता रहे हैं आपको। तो ये पीसीएस पोर्टल करके होता है दोस्तों। यहाँ पर जब हम जाते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे हैं दोस्तों हमारे आईसीएसआई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, आईसीएसआई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर एक छोटे से हमको गाइडेंस नोट्स हैं, गाइडेंस नोट्स ऑन आईसीएसआई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, गाइडेंस नोट ऑन आईसीएसआई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ये बात करता है भी कौन कौन सा ऑडिट आप कर सकते हैं, क्या उसका स्कोप है, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी। तो देखें जी, कौन कौन से ऑडिट के ऊपर हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, कौन कौन से ऑडिट के ऊपर हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं। सबसे पहले सेक्रेटेरियल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, सेक्रेटेरियल ऑडिट अंडर सेबी एलओडीआर। देन इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 138, इंटरनल ऑडिट नंबर 1, ठीक है। देन ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, हम बात करें इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, इंटरनल ऑडिट नंबर 2। इंटरनल ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इंटरनल ऑडिट नंबर 3। इंटरनल ऑडिट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इंटरनल ऑडिट नंबर 4। इंटरनल ऑडिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इंटरनल ऑडिट नंबर 5। इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑडिट रिसर्च एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिट नंबर 6। 6 लीगली परमिटेड इंटरनल ऑडिट हैं आपके, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, जिसमें फाइनेंस का कोई भी काम नहीं है। सर क्या इसमें लोग काम कर रहे हैं? क्या इसमें ऐसा कुछ काम कर रहे हैं लोग? बिल्कुल कर रहे हैं सर, अभी आपको दिखा देते हैं, वो भी हम आपका इसमें क्वेरी ले लेंगे। तो ये दोस्तों हमारा है बीएससी। बीएससी तो आपको पता होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, टाइम टाइम के ऊपर ऑडिटर्स को एम्पैनल करता है, इंटरनल ऑडिटर्स को एम्पैनल करता है, उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन डालता है, ठीक है। लो जी, आपको दिखा देते हैं हम यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे छोटा सा ये दे रखा है, एम्पैनलमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एम्पैनलमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। देखें सही क्या कहना चाह रहे हैं, देख लेते हैं सर खोल के क्या कहना चाह रहे हैं, किस किस को ये अलाउ करते हैं इंटरनल ऑडिट करने के लिए। सर ये कह रहे हैं कि वी अफर्म दैट वी आर प्रैक्टिसिंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज, मतलब परमिटेड तो है, एलिजिबल तो है ना, कंपनी सेक्रेटरी फर्म है जो 5 साल से प्रैक्टिस कर रही है, दैट इज एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट ऑफ बीएससी। लेकिन सर एलिजिबल होने का मतलब ये थोड़ी है कि उनको काम मिल भी गया हो, मैंने कब कहा ऐसा हो, पर इनको काम मिल भी गया है, लोग काम कर भी रहे हैं। आओ दोस्तों हम एक चीज और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं, है ना, एक चीज आपको और दिखाते हैं। ये है लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड ऑडिटर्स, कौन कौन से ऑडिटर एम्पैनल हो चुके हैं, कौन कौन से एम्पैनल्ड हो चुके हैं। अब मुझे नहीं पता है, आम के मैं डालता हूं कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। लो जी, आरकेएस एंड एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरीज, ये इनके एम्पैनल ऑडिटर हैं। बीएससी का इंटरनल ऑडिटर, वन ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ बीएससी इज अ पीसीएस फर्म, और कौन कौन है सर, एसवीजे एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरी, ये भी फर्म है जो तमिलनाडु की है, ये भी काम करते हैं। और भी है क्या कोई? तो 2 ये वाले फर्म है, और हम एक छोटा सा वो लगा लेते हैं, किसी में हो सकता है सीएस लिख रखा हो ना, तो देखते हैं सीएस के नाम से कौन कौन आ रहा है। हाँ ये देखो, देवेश अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, ये लो csdevesh@hotmail.com, ये जनकपुरी न्यू दिल्ली, ये भी बीएससी के इंटरनल ऑडिटर है। नेक्स्ट दिलीप भरदिया, दिलीप bcs@gmail.com, तो कई बार इनकी ईमेल आईडी से भी निकल जाता है ना, ये हमने कवर कर दिए थे, आरकेएस एसोसिएट्स, ठीक है। और कौन कौन है, और कौन कौन है, हाँ बस ये। तो दोस्तों आपके सामने है, काम तो मार्केट में हो रहा है, पर ये काम कौन कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है। कितना कंपटीशन है यार, कंपटीशन के 2 के 4 है यार, 1 5 में आप हो जाओगे। तो यहां पर आपके लिए जीतना कितना आसान है। वहीं आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं जहां 20 सीवी पड़े हैं, जिनके सबके ऊपर सीएसआर 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 लिखा हुआ है, कौन आपको लेगा यार, कौन पूछेगा आपको, है ना जी। तो आपको हमेशा मेहनत का रास्ता चूज करना है ना, आपको मेहनत कश बनना है, ठीक है।
तो ये बात हुई इंटरनल ऑडिटर की, ये बात हुई इंटरनल ऑडिटर की। लेकिन सर क्या हम प्राइवेट प्रैक्टिस में भी इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, मैं खुद इंटरनल ऑडिट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं खुद इंटरनल ऑडिट के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। जितने भी हमारे इंडस्ट्री वाइज इंटरनल ऑडिट हैं वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये हुई इंटरनल ऑडिट की बात। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक ऑडिट। सर जो हमारा ध्यान खींच रहा है ना, जो हमारा वो है फॉरेंसिक ऑडिट। मतलब वाई कंपनी सेक्रेटरी इन फॉरेंसिक ऑडिट? सर वाई नॉट? किसी और कोर्स में ये पढ़ाया भी नहीं जा रहा, ये पढ़ाया भी नहीं जा रहा। एंड वाई कंपनी सेक्रेटरी इज द बेस्ट पर्सन फॉर फॉरेंसिक ऑडिट? क्या आपको पता है दोस्तों फॉरेंसिक ऑडिट में होता क्या है? क्या होता है फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर? फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर काम होता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। Forensic audit is all about gathering of evidence and collecting of evidence and presenting them to the court. ये काम एक कंपनी सेक्रेटरी या लॉयर से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, है ना। हमारा फोर्टे है प्रेजेंटेशन, हमारा फोर्टे है अपीयरेंसेस, ये हमारा खुद का फोर्टे है, लॉ हमारा फोर्टे है। तो ये तो हमारा खुद का एरिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट का काम होता है फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर। सर ये इंटरनल ऑडिटर तो हमको मिल गए, पर ये फॉरेंसिक ऑडिटर आपको कहाँ मिलेंगे? दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे बैठे सीएस पंचदीप कश्यप जी, ये फॉरेंसिक ऑडिटर ही हैं। सो आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, आई प्रैक्टिस इन इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट्स, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन और एनसीएलटी एनसीएलटी के मैटर, जितने भी लीगल मैटर्स हैं वो सारे के सारे मैं देखता हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग इन अंबाला हरियाणा, और ये मेरा छोटा सा वर्क प्रोफाइल है। तो दोस्तों फॉरेंसिक ऑडिट और इसके बैचेस जो हैं वो यूट्यूब पे चल रहे हैं, आप फॉरेंसिक ऑडिट के बैचेस देख सकते हैं। जितने भी बच्चे हमसे फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ते हैं, हम उनको रियल लाइफ केसेस दिखाते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट एक्चुअल में कैसे करना है। हम उनको, जो हमारे प्रैक्टिस के अंदर जो भी क्लाइंट आते हैं, जिस तरह भी काम आता है, हम उनको वो काम दिखाते हैं कि बच्चे इस तरह से आपको फॉरेंसिक ऑडिट करना है ना। आपको उसमें वर्क एक्सपोजर भी हम उसके अंदर कोशिश करते हैं कि बच्चा जब पढ़ ही रहा है तो उसको वर्क एक्सपोजर भी मिल जाए, कल को जब ये फील्ड में निकले तो इसके पास ऑलरेडी एक स्किल सेट भी हो। तो मैं आपको वो पूरा उसके अंदर बताता हूँ, आप जा करके मेरे पूरे डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। तो फॉरेंसिक ऑडिट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एरियाज टू प्रैक्टिस, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एरियाज टू प्रैक्टिस। हाँ बट मेहनत बहुत लगेगी, मेहनत बहुत लगेगी, है ना। अब पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज क्या है? करियर इन फॉरेंसिक साइंस एंड इन्वेस्टिगेशन, हाईली रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल डोमेन है, क्रिएटिव एंड एनालिटिकल फील्ड है, बुक्स के बाहर चलता है दोस्तों, पूरा पूरा दिमाग लगाना है। मतलब सीआईडी चलता था ना जैसे, कि भैया हुआ तो हुआ कैसे, दया पता लगाओ। तो मजा बड़ा आता है यार, बहुत मजा आता है। फील्ड वर्क है, ऐसा नहीं कि आप कमरे में बैठे कंप्यूटर टक 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 कर रहे हैं। फील्ड में जाना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है, लोगों से मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है, आपका नेटवर्क स्ट्रांग। जब आप किसी कंपनी में फॉरेंसिक ऑडिटर बन के जाते हैं ना, तो जो आपका वहां पर स्टांस होता है दोस्तों, एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है, अलग लेवल की अथॉरिटी आप बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है। वहां पर आपको एक बहुत ही मतलब एक आप रिस्पेक्ट का, आप समझे ना दोस्तों। एक डॉक्टर न्यूरो सर्जन है, मैं एग्जांपल बार बार देता हूँ कि एक डॉक्टर न्यूरो सर्जन है, वहीं एक डॉक्टर जनरल प्रैक्टिस करता है। जनरल प्रैक्टिस का बहुत स्कोप है, लेकिन आपके न्यूरो सर्जन सुन के आपके मन में क्या उसके प्रति छवि बनी है कि भाई न्यूरो सर्जन है तो बहुत बड़ा और काबिल डॉक्टर है। यही पर्सपेक्टिव कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बनता है जब वो इस तरह की बड़ी बड़ी काबिलियत वाले काम करता है ना। तो आपको अपनी काबिलियत बड़ी करनी है, काबिलियत को बड़ा करना है, और हो जाती है यार। कभी भी ये नहीं सोचना कि सर हमें नहीं आता, हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। मैं आपके जरा 2 मिनट लेता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो एस्टेब्लिश हो जाते हैं ना सीएस, जो मान लो पुराने सीएस हो जाते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, वो ना फ्रेशर्स को डिस्कार्ड कर देते हैं कि तेरे को तो नॉलेज ही नहीं है यार, तेरे को तो काम ही नहीं आता। अबे तू कौन सा मेंबरशिप के साथ पैदा हुआ था? भाई थोड़ा सा ब्रूटल ट्रूथ है यार। जो सीनियर हो जाते हैं ना, वो कई बार अपनी नॉलेज को लेके उस चीज का घमंड करने लग जाते हैं कि भाई ऐसा है, हमें तो बहुत नॉलेज है। भाई इतनी नॉलेज है हमको? तू तो पागल है, तू बेवकूफ है भाई। नए बच्चे बेवकूफ हैं, ड्राफ्टिंग का डी नहीं आता इनको, इस तरह से वो बोलते हैं। वो अपने ही प्रोफेशन के बंदे को डिमीन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ऐसा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति दोस्तों कुछ भी काम शुरू से सीख के नहीं आया। मैंने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा जो पैदा ही मेंबरशिप के साथ हुआ, अभी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, अभी मेंबरशिप आईसीएसआई की मेंबरशिप के साथ पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति इस दुनिया में आता है, यहीं आकर के सीखता है, यहीं आकर के काम करता है, और अंत में सब कुछ यहीं छोड़ करके चला जाता है। ये अटल सत्य है। तो आपने कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना कि सर हमको ये नहीं आता। नहीं आता तो सीख लेंगे, हम करेंगे। हमें करने का जज्बा होना चाहिए। जब आप दरवाजा खटखटाएंगे, आप उस दिशा में निकलेंगे, तो आपको मंजिल मिल जाएगी। आपको इतना बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आप बिल्कुल हमारे साथ दोस्तों फोकस लेक्सिकॉन पे आप जुड़े रहें। आपको बिल्कुल टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको मार्केट रेडी करेंगे।
मेरा जो टारगेट रहता है, मेरा टारगेट ये रहता है कि बच्चा कल को मार्केट में निकले तो उसको कभी भी काम के लिए उसको एक इंसल्ट फेस ना करनी पड़े, है ना। बच्चा बड़ी बड़ी बातें तो सीख जाता है कि एज पर सेक्शन ये, एज पर सेक्शन वो, लेकिन काम के बारे में बच्चा बेचारा बहुत घबराता है, काम करने से उसका दिल कांपता है। तो वो मैं आपका डर यहाँ पर निकाल दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, है ना। तो वापिस आते हैं वीडियो के ऊपर। प्रोज क्या है कि टैलेंट मैटर्स मोर देन मगिंग। अब जिसका टैलेंट है वो यहां पर बाजी मार जाएगा। वर्क गोज बियॉन्ड थ्योरी, बुक्स एंड थ्योरी, एडवाइजरी प्लस इन्वेस्टिगेशन का एक्सपोजर। कौन क्या है? टेक्निकल सब्जेक्ट है, रिक्वायर्स एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिस, नॉट सुटेबल फॉर रोट लर्निंग माइंडसेट। जो बच्चे ये सोचते हैं मैं रट्टा मारू फटाफट निकल जूँ, उनके लिए नहीं है। टेक्निकल जिनको खेलना आता है, जिनको मजा ही टेक्निकल में आता है, उनके लिए पेपर वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। मेरे फुल बैचेस चल रहे हैं दोस्तों इंटरनल ऑडिट और फोरेंसिक ऑडिट के यूट्यूब के ऊपर, तो आप वहां से देख सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का ये पेपर होता है और किस तरह से इसको टैकल करना है ना, किस तरह से इसको। मैं डिटेल वीडियो एक लेकर के आ जाऊंगा कि किस तरह से फोरेंसिक ऑडिट के पेपर को टैकल करना है। तो अब इसके बारे में, दिस सब्जेक्ट बिल्ड्स एक्सपर्ट्स नॉट क्लर्क्स। जिनको क्लर्क नहीं बनना है, एक्सपर्ट्स बनना है, उनके लिए ये पेपर है। स्पेशल नोट, रियल फोरेंसिक ऑडिट फाइल्स विल बी शोन टू एनरोल्ड स्टूडेंट्स, है ना। जो भी बच्चे होंगे उनको रियल फोरेंसिक ऑडिट की फाइल्स का एक्सपोजर दिया जाएगा, इंटरनल ऑडिट की रियल केस फाइल्स आपको दिखाई जाएंगी। तो ये था हमारा पेपर नंबर 2। नेक्स्ट इज पेपर नंबर 3, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एंड प्रैक्टिस। अच्छा, और रेटिंग तो दी नहीं, कैटेगरी ए वही इंटरनल ऑडिट और फोरेंसिक ऑडिट इज कैटेगरी ए, हाईली रिकमेंडेड, इसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लॉ एंड प्रैक्टिस, है ना। किस तरह का बच्चा, किस बैकग्राउंड का बच्चा इसको ले? प्रैक्टिस माइंडसेट का बच्चा, है ना। प्रैक्टिस माइंडसेट का बच्चा जिसको कंप्लाइंस मैनेजमेंट का काम बड़े अच्छे से करना आता है, जिसका इंटरेस्ट है एडवाइजरी में, ड्राफ्टिंग में, प्रोफेशनल अपीयरेंसेस में जिसका इंटरेस्ट है, जो एलएलबी भी साथ साथ कर रहा है, वो इसको ले सकता है, वो इस पेपर को ले सकता है। अब इसके प्रोज क्या है दोस्तों? प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, ह्यूज मार्केट डिमांड है, जितने भी स्टार्टअप हैं, टेक ब्रांड्स हैं, सबको दोस्तों अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करवाना पड़ता है। तो इसका काम दोस्तों कभी भी कम होने वाला नहीं है। इसका 10 साल आपके सिक्योर है, बहुत ही अच्छा काम है और इसमें मजा भी आता है, ठीक है जी। देन एक्स्ट्रा प्रोफेशनल एज ओवर रूटीन सीएस वर्क, रूटीन सीएस के वर्क के अलावा आपके पास एक अच्छा खासा क्लाइंट बेस रहेगा। मैं यहाँ पर एक आपको छोटी सी चीज, एक प्रैक्टिकल चीज और बताता हूँ कि जो ट्रेडमार्क, इन तीनों में 3 कैटेगरी होते हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। जो ट्रेडमार्क का काम होता है ना, वो थोड़ा सा जेनरिक काम होता है, वो सीएस, वो सब सीएस लोग कर लेते हैं। लेकिन जब बात पेटेंट और कॉपीराइट की होती है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। वहां पर आपको ना एलएलबी की डिग्री लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर अपीयरेंस के लिए काउंसिल की रिक्वायरमेंट मांगते हैं, वहां पर अपीयरेंस के लिए काउंसिल की रिक्वायरमेंट मांगते हैं। वहां पे अभी कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो अगर आप आईपीआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही फ्लरिशिंग करियर है, बहुत ही अच्छा करियर है, आप इसको ले सकते हैं। पर आपको एलएलबी की डिग्री साथ में जरूर ले लेनी है, क्योंकि कल को आपका हो सकता है क्लाइंट बेस जैसी बड़ा हो और आपके पास, कई बार ऐसा होता है ना यार, आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की और आपका एकदम से क्लाइंट बेस जो आपको, वो लीगल क्लाइंट बेस ज्यादा आने लगे, आपके पास पेटेंट के मैटर्स आने लगे, कॉपीराइट के मैटर्स आने लगे। तो आप सिर्फ इस बात से ना रुकें कि आपके पास एलएलबी की डिग्री नहीं है तो फिर आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करें तो आपका क्लाइंट चला गया। ऐसे आपको नहीं करना, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को कैश करना है। आपको एलएलबी की डिग्री लेकर के रखनी है, जैसे ही आपके पास क्लाइंट है जो उसकी बड़ी आ जाती है, आपको फट से उसको शिफ्ट मार के अपना उसकी प्रैक्टिस को आपको ग्रो कर देना है, ठीक है ना। ग्रोथ आप भाई, आपकी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है ना। सारी बातें एक तरफ, पर्सनल ग्रोथ भी जरूरी है। रैशनल माइंड से चलना है। कॉन्स क्या है? कॉन्स है, लेंदी सब्जेक्ट है, केस लॉ ओरिएंटेड है ना, थोड़ा सा लेंदी है और केस लॉ ओरिएंटेड है। और इसका टीचर कौन है सर? इसके सीएस वंशदीप कश्यप जी इसके बैच ले लेंगे। अगर आप कमेंट में करते हो कि सर आईपीआर हमें पढ़ा दो, तो आपको आईपीआर भी पढ़ा देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। डू आई रिकमेंडेड? सीएस कैटेगरी ए है, हाईली रिकमेंडेड है, पूरा पेपर 100 मार्क्स का, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है, बहुत ही अच्छा पेपर है, आप इसको ले सकते हैं। डू आई रिकमेंडेड? यस, ठीक है। और एक चीज बतानी रहेगी, ओए, इंटरनल ऑडिट और फोरेंसिक ऑडिट कौन से बैकग्राउंड का बच्चा ले? जिस बच्चे का इन्वेस्टिगेटिंग माइंड है, एनालिटिकल माइंड है, लिटिगेशन बैकग्राउंड का बच्चा है, एलएलबी का बच्चा है, लॉ फर्म में या जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल टाइप फर्म में काम कर रहा है, उनके लिए दोस्तों ये पेपर टारगेटेड है, वो ये पेपर ले सकते हैं। नेक्स्ट इज पेपर नंबर 4.5, एडवांस डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ये भी दोस्तों एक बहुत अच्छा पेपर है। ये किस तरह के बैकग्राउंड के बच्चे के लिए पेपर है? जो बच्चा सीए के साथ सीएस कर रहा है, सीएमए के साथ सीएस कर रहा है ना, जिसको टैक्स लिटिगेशन में जाना है, टैक्स लिटिगेशन में जिसको जाना है, एलएलबी प्रोफेशनल जो है, एलएलबी में जो एलएलबी कर रहे हैं बच्चे, वो भी इस पेपर को ले सकते हैं। प्रोज क्या है? सुपर स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल डोमेन है, हाईली रिस्पेक्टेबल करियर है, एडवाइजरी एंड लिटिगेशन ओरिएंटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिमांड है, इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। दोस्तों टैक्स ऑडिट की बीच में बात हो रही थी कि भाई टैक्स ऑडिट जो है वो सीएस को दे दिया जाए। टैक्स ऑडिट बहुत छोटा सा काम होता है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी बहुत बड़ा काम होता है, बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज ऐसे हैं जो मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर इतना इनकम टैक्स का काम करते हैं, इतना डायरेक्ट टैक्स का काम करते हैं जितना कोई और प्रोफेशनल करता ही नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के मास्टर ही कंपनी सेक्रेटरीज हैं।
आप समझ रहे हो ना। तो ये पेपर भी बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर है, ये प्रॉमिसिंग पेपर है ना। कॉन्स क्या है, डीप है, टेक्निकल स्टडी चाहिए, लॉ हर साल चेंज हो जाता है, रिक्वायर्स कंटिन्यूस अपडेटेड एंड प्रैक्टिस। अगर आप रूटीन में उस प्रैक्टिस में एंगेज है, रूटीन में आप ये काम करते हैं, तो आपके लिए पेपर अच्छा है। कौन से टीचर से पढ़े सर, किसी भी आप एक्सपीरियंस फैकल्टी से इसको पढ़ सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर जितने हमारे सीए के टीचर्स हैं जो इसके पढ़ाते हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, आपका कवरेज इसमें भी हो जाएगा। तो अच्छा पेपर है, ये भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज पेपर नंबर 4.6, नहीं एक पेपर रह गया बीच में, पेपर नंबर 4.4 रह गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, लॉ एंड प्रैक्टिस, एआई का पेपर। एआई का पेपर, अच्छा ये पेपर के लिए बच्चे के मन में बहुत कंफ्यूजन रहती है यार। पहले तो आप इसका बैकग्राउंड सुनो, किस तरह का बच्चा इसको ले। सीएफए बैकग्राउंड, एमबीए बैकग्राउंड, और जो बच्चे फॉरेन कोर्सेज कर रहे हैं ना, कोई एका का कोर्स कर रहा है, कोई एफआरएम का कोर्स कर रहा है ना, मल्टीपल कोर्सेज करते हैं बच्चे, ठीक है। स्टूडेंट प्लानिंग टू ग्लोबल और टेक अलाइन करियर, जो ग्लोबल जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं जो बच्चे, उस तरह का बच्चा इस कोर्स को ले सकता है, क्योंकि उन फॉरेन कोर्सेज के अंदर आप डाटा एनालिटिक्स बाकायदा सीखते हैं, उन कोर्सेज के अंदर आप डाटा एनालिटिक्स बाकायदा सीखते हैं। तो अगर आप यहाँ से एआई लेते हैं और आपके सीवी में एआई कंपनी सेक्रेटरी, स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी लॉज, तो वो आपको एक एज दे देगा। पर एक कोई रूटीन में बच्चा इसको ना ले यार, इंडिया में इसका कोई खास काम है नहीं। और दूसरा यार, इसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल ना इसके अंदर बहुत बेसिक बेसिक चीजें दी हुई हैं। एक्सपेक्टेशन इतनी है कि भाई इसके अंदर आपको एक्सपर्ट बनाना है, लेकिन उसके अंदर चीजें जो है बड़ी बेसिक बेसिक दी हुई है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यार, ये देखो, तो ये मतलब जस्टिफाइड सा नहीं लगता मेरे को ये चीज। लेट मी जस्ट शो यू। जैसे एकेडमिक पोर्टल है हमारा, न्यू सिलेबस, ये हमारा स्टडी मटेरियल, हाँ जी, ये हमारा स्टडी मटेरियल। अब दोस्तों इसके अंदर कंटेंट क्या दिए हुए हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। भाई दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है, दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है। तो वही बात होगी कि आपने ना स्विमिंग की बुक पढ़ा दी, स्विमिंग की बुक पढ़ा दी भी, हाथ ऐसे चलाओ, कमर ऐसे सीधी करो और पानी के अंदर ऐसे ऐसे करो, आप स्विमिंग सीख, पर क्या आप स्विमिंग सीखोगे? आपको तालाब में तैरना तो आया ही नहीं। कल को आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो तो आप क्या जस्टिफाई करोगे, मुझे क्या आता है, तो उसमें जस्टिफिकेशन नहीं आप दे पाएंगे। तो अगर कोई बच्चा फॉरेन कोर्सेज को टारगेट कर सकता है, अपने डिस्क्रिप्शन पे पेपर ले सकता है। मैं इसको कैटेगरी बी मार्क कर देता हूं, कैटेगरी बी मार्क करूंगा कि ऑप्शनल है, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, ठीक है। और प्रोज क्या है, स्ट्रॉन्ग स्कोप आउटसाइड इंडिया, अलाइंस विद ग्लोबल टेक एंड कंप्लायंस ट्रेंड, रेलेवेंट फॉर इंटरनेशनल रोल्स एंड कंसल्टिंग। कौन क्या है, नो क्लियर सी एस स्पेसिफिक प्रैक्टिस एरिया, इसमें कंपनी सेक्रेटरी का क्या स्पेसिफिक काम है वो भी नहीं पता। और और यार एक्चुअली में एआई का ना, जिस तरह से हमको इसमें एआई बताया गया, इसके अंदर एआई का बेसिकली साइबर सिक्योरिटी, लॉ एंड कंप्लायंसेस के बारे में बात की गई, लेकिन एआई से काम कैसे करना है, दैट इज अ डिफरेंट स्किल। वो एक स्किल सेट है, वो एक स्किल सेट है। हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से उसको रिफाइन करना है ना, किस तरह से उसका कौन सा आउटपुट उसका मानना है, कौन सा आउटपुट नहीं मानना, प्रॉम्प्ट मास्टरिंग कैसे करनी है ना, सही प्रॉम्प्ट किस तरह से देना है ना। यार हम मॉडर्न कंपनी सेक्रेटरी थे, हमें वो अब ड्राइंग्स बनाने वाले जमाने चले गए, है ना। अब कोई अगर हमको काम करना है तो ड्राइंग बना के कोई नहीं काम करता, अब सब एआई से ही काम करते हैं। ये एक नया नॉर्म है, हमको एआई पे ही काम करना है। आप ये बात अपने जहन में डाल लो। लेकिन ये पेपर वो जस्टिफाई नहीं कर पाता, ये पेपर हमको कोई स्किल सेट नहीं दे रहा यार। ये पेपर हमको बता रहा है हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, स्टोरेज क्या है, डाटा स्टोरेज क्या है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन का इसको अकेडमिक अकेडमिक ओरिएंटेशन हो गया, इसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है नहीं। जैसे हमारा इंटरनल ऑडिट और फोरेंसिक ऑडिट के पेपर में हम वहाँ पे एविडेंस एक्ट का कंप्लायंस भी सीख रहे हैं, उसके साथ साथ हमें सीख रहे हैं करना कैसे है, टूल्स भी बताएं कि इस तरह से इसको यूज करना है। हम सीख भी रहे हैं कि कैसे हो रहा है। आईपीआर के अंदर हम प्रोसेस सीख रहे हैं आईपीआर करने का, वो भी काम का पेपर हो गया। एडवांस टैक्स के अंदर हम ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सीख रहे हैं, वो भी हमारे काम का पेपर हो गया। लेकिन इसके अंदर हम एक्चुअल में क्या प्रोसेस, हम क्या प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम फैक्टर मिसिंग है। तो यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसके मॉड्यूल को एक बार अपडेट किया जाए और इसको स्किल ओरिएंटेड बनाया जाए। इसको वही कंप्लायंस ओरिएंटेड, एकेडमिक ओरिएंटेड ना बनाया जाए, इसको स्किल ओरिएंटेड बना दिया जाता है, तो ये पेपर अच्छा हो सकता है। फिलहाल ये कैटेगरी बी टॉपिक है, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है। इसको आप रिकमेंड करते हो? यस सर मैं रिकमेंड करता हूँ। टीचर कौन है सर? मैं इसका बैच ले लूंगा, अगर आप 100 बच्चे अगर कमेंट करते हैं तो मैं इसका बैच ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं एआई के अंदर अच्छे से काम कर रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से मैं एआई में बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको एआई भी पढ़ा सकता हूँ, पर वही है कि यार कंडीशनल है। आई विल नॉट 100% रिकमेंड इट, और 100% मैं आपको डिनाई भी नहीं करूंगा, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है जी। कैटेगरी बी टॉपिक है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पेपर है IFSCA रेगुलेशन लिस्टिंग एंड कंप्लायंसेस। IFSCA रेगुलेशन लिस्टिंग एंड कंप्लायंसेस, ये नया पेपर आया है, ये अभी अभी थोड़े दिन पहले ही नोटिफाई हुआ है। अब ये
किस बैकग्राउंड के बच्चे को लेना चाहिए, सीए बैकग्राउंड का बच्चा, सीएमए बैकग्राउंड का बच्चा, और जो बच्चा गुजरात से है, जो बच्चा गिफ्ट सिटी के आसपास रहता है, जो गिफ्ट सिटी के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, वो बच्चा इसको ले सकता है। इसके प्रोज क्या है? प्रोज है प्रॉमिसिंग फ्यूचर इन गिफ्ट सिटी गुजरात, है ना, और एक्सपोजर टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेशन, नीश रेगुलेटरी इकोसिस्टम। इसका प्रोज ये है कि ये गिफ्ट सिटी में, और इसका कौन क्या है, ये सिर्फ गिफ्ट सिटी में। इसका प्रोज ये है कि गिफ्ट सिटी में, इसका कौन भी ये है कि सिर्फ गिफ्ट सिटी में। मेरी बात समझो यार, इसमें एक प्रैक्टिकल जो मेरे को प्रॉब्लम लगती है वो है स्केलेबिलिटी, है ना, अवेलेबिलिटी। ओनली एक जियोग्राफिकल पेपर हो गया कि जो बच्चा गुजरात में करियर बनाना चाहता है तो ये गुजरात को टारगेट करने वाला पेपर हो गया। अभी गिफ्ट सिटी में किसी को करियर बनाना है तो वो बना सकता है, ठीक है। अब जो गिफ्ट सिटी है ना दोस्तों, जो हमारा आईएफएससी है वो SCZ में ऑपरेट करता है, वहां के लॉज रेगुलेशन SCZ के हिसाब से ऑपरेट होते हैं। तो अब यहाँ पर जो मेरे को मेन खतरा लगता है वो ये है कि बच्चा अपना आईएफएससी के अंदर करियर स्टार्ट करता है, वो उसी तरह के लॉज पढ़ता है, उसको उसी तरह का उसका रूटीन बन जाता है। और अभी ये इवॉल्विंग है, अभी ये एस्टेब्लिश नहीं है आईएफएससी, अभी इवॉल्विंग है, अभी इसमें बहुत चीजें चल रही हैं, अभी ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश है नहीं, अभी इसमें कंटिन्यूस डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो अब मैं एज्यूम करता हूँ बच्चा आईएफएससी के अंदर मोटिवेशन में आके करियर चूज कर लेता है कि अभी नया पेपर आया, कुछ तो बढ़िया ही होगा। ऐसे नहीं पेपर चूज करना यार, 10 साल सोचने हैं अपनी जिंदगी के 10 साल जिस चीज को दिए जाते हैं ना यार, बहुत मायने रखते हैं जिंदगी के 10 साल। 10 साल नहीं खरीद सकता कोई। तो अब बच्चे ने पेपर ले लिया और आईएफएससी के अंदर वो काम करने लग गया। कल को क्या होता है, इसको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है, अब ये बाहर की दुनिया से लगभग कट ऑफ समझो। इसका पूरा दुनिया जो है वो SCZ के उसमें घूमेगी, है ना, इसकी पूरी दुनिया SCZ के इसमें घूमेगी। कल को इसको पैन इंडिया ये टारगेट नहीं कर पाएगा, अब्रॉड ये टारगेट नहीं कर पाएगा। अब इसको कुछ और कंप्लाइंस आता है तो इसको बहुत मुश्किल होने वाली है शिफ्ट करने में, इसको बहुत जॉब स्विच के अंदर इसको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। तो ये उतना स्केलेबल नहीं है। अगर कोई बच्चा सेटल होना चाहता है कि भाई मैं एक जगह जाके सेटल हो जाऊं, तो उस तरह का बच्चा इसको ले सकता है। हाई पोटेंशियल बट लॉक टू वन जियोग्राफी, हाई पोटेंशियल है पर एक ही जियोग्राफी पे, तो जियोग्राफी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है ना। अगर आप मेरी बात से एग्री करते तो यस करें दोस्तों कमेंट में, डिसएग्री करते तो भी बता दें। तो इसका सबसे बड़ा कौन ये है कि जियोग्राफी है यार। अगर ये मतलब इसका थोड़ा पैन इंडिया पे एस्टेब्लिशमेंट हो जाए या और 2-3 जगह और गिफ्ट सिटीज बन जाए तो हम इसको सोच सकते हैं। अभी करंट स्टेज पे इसको लेना समझदारी मैं नहीं समझता यार। स्टार्टिंग में आपको अपना करियर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग में आपको अपना करियर बूम करना चाहिए, आपको अपना करियर खोलना चाहिए। आपको हर अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन होना चाहिए, बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन होना चाहिए, आपको रिस्ट्रेंड नहीं करना चाहिए। ये उनके लिए है जो बहुत साल से काम कर रहे हैं, अब सेटल होना चाहते हैं, 10-12 साल से काम कर रहे हैं, अब सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है। पर क्योंकि हम अभी यंग है ना, यंग कंपनी सेक्रेटरी से, मॉडर्न कंपनी सेक्रेटरी से, अभी आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो रिस्क लोगे तो फिर अच्छा खासा लेना यार, ऐसे रिस्ट्रिक्टिव रिस्क नहीं लेना। इसमें आपको एक कहते हैं ना, बंध जाओगे, बंध जाने वाला काम है कि गुजरात से ही बंद गए, बस ये प्रॉब्लम है। बाकी इफ इट इज ऑल योर डिस्क्रिप्शन। कैटेगरी बी मैं इसको मार्क करता हूँ, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। बच्चा लेना चाहे तो ले सकता है, बच्चा नहीं लेना चाहे तो ना भी ले, ठीक है जी। और टीचर कौन है इसका, सेल्फ स्टडी आपको इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये डेवलप हो रहा है, अभी डेवलप हो रहा है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे। तो इसका जल्दी जल्दी कोई अनलेस एंड अदरवाइज देर आर फॉर्मलाइज, जब तक इसका स्ट्रक्चर नहीं हो जाता, मतलब फॉर्म कि इसमें एक्चुअली में करना क्या है, किस तरह से, जब तक फॉर्मली ये डिफाइन नहीं हो जाता तब तक अभी इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई खास इसमें अभी करियर बिल्डिंग होगी। ये उन लोगों के लिए जो अब एस्टेब्लिश होना चाहते हैं, ठीक है। पैसा लगेगा यार, और सबसे बड़ी बात है यार, पैसा लगेगा इसमें। गिफ्ट सिटी के अंदर दोस्तों फ्री नहीं है, वहाँ पे अगर आपको कुछ भी लेना है ना, वहाँ पे एंटिटी लेनी है, वहाँ पे जगह लेनी है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे CLDP के अंदर हमको इसका वो हुआ था, एक सेशन हुआ था, वो IFSC से आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपना गिफ्ट सिटी में खुद का एस्टैब्लिश करो। तो हमने पूछा सर हम अपनी प्रैक्टिस खोलना चाहते हैं गिफ्ट सिटी के अंदर, तो हमें क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर आपको जो जो वहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है वो लेने के लिए आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा चक्कर है कि आप स्टार्टिंग फेज में इतनी इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, है ना, इन्वेस्टमेंट मांगता है पेपर। तो यार अब कहीं पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लेनी है तो आप मान के चलो अच्छा खासा लैक्स में खर्चा आने वाला है। तो मैं नहीं समझता यार इतना जस्टिफाइड है स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्टमेंट करना, और उसका रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा उस पर भी कोई श्योरिटी नहीं है। फिर इसका एक ही लोकेशन के ऊपर फोकस होना वो भी एक फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कंडीशनल है यार, इसको अपने रिस्क पे ले लो। गुजरात से कोई है, गुजरात में कोई करना, गुजरात से कोई कमेंट करके बताओ। तो अगर आप वहाँ पे एस्टेब्लिश होना चाहते हो तो वहाँ के लिए ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अगर आप गुजरात में आपका होम टाउन है ना, हम भी एकदम से रेस्ट्रिक्टिव हम भी क्यों, अगर किसी बच्चे का होम टाउन गुजरात में है, वो वहाँ पर एस्टेब्लिश होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, तो वो IFSC के अंदर अपना करियर बना सकता है। अदरवाइज इस पेपर को मैं पैन इंडिया, या जिसका बड़ा टारगेट है, जिसको जॉब स्विच करनी है, अपनी बड़ी प्रैक्टिस करनी है, स्केलेबल ये नहीं है, जियोग्राफी ओरिएंटेड है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम आते हैं ग्रुप नंबर 2 के ऊपर। ग्रुप नंबर 1 में दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
तो ये मैंने आपके लिए एक छोटी सी एक्सेल बना दी है सबकी, तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको लास्ट में फिर दिखाऊंगा एक बार आपको समरी इसकी, है ना जी। अब आते हैं ग्रुप 2 के अंदर। ग्रुप 2 इलेक्टिव पेपर 7.1 आर्बिट्रेशन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। दोस्तों गोल्ड माइन, गोल्ड माइन, सोने की खदान है ये पेपर। ये है फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज का। कंपनी सेक्रेटरीज का फ्यूचर है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, अब की डेट में क्या है ना, कोर्ट्स के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो गया। कोर्ट सब फटाफट केस रेफर कर रहे हैं आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के अंदर, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के अंदर। और जितनी कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, कमर्शियल मीडिएशन है, वो कंपनी सेक्रेटरी से अच्छी कोई कर नहीं सकता। लेकिन वो करते क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है, उन्हें इसके बारे में इल्म नहीं है, उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं, उनको इस फील्ड, उन्होंने ये फील्ड को कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं है। तो इस पेपर को तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि आपको इस पे ना जी जान लगा देना। और मतलब जिस दिन ये पेपर आया था ना यार, मेरी तो दिल खुश हो गया था। मैंने खुद आर्बिट्रेशन लिया था। मैं आपको बताऊं कि मैंने सीएस प्रोफेशनल में कौन कौन से पेपर लिए थे। जब मैं सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में था, तब मैंने बैंकिंग लॉ का पेपर लिया था। और जब मैं सीएस प्रोफेशनल बैंकिंग लॉ में आपको बताता हूँ, इसकी अलग कहानी है ना। फिर जब मैं सीएस प्रोफेशनल न्यू पेपर में आया, तो मैंने इंटरनल ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट और आर्बिट्रेशन का कॉम्बो बनाया। और आज मैं प्रैक्टिस भी इसी फील्ड में करता हूँ। आई एम आर्बिट्रेटर एंड मीडिएटर, है ना। मैं प्रैक्टिस भी इसी फील्ड में करता हूं। तो मैं बहुत खुश हूं यार इस डिसीजन से। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नीश एरियाज यू कैन प्रैक्टिस। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। इंस्टीट्यूट भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये हमारा आईसीएसआई का, ये हमारा वेबसाइट है। तो ये हमारी सेक्शन 8 कंपनीज हैं। आईसीएसआई इंटरनेशनल एडीआर सेंटर, हमारे इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल एडीआर सेंटर खोला है, जहां पर आप इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशंस कर सकते हैं, है ना। ये आप कब कर पाएंगे? जब आप स्टार्टिंग से इसमें प्रैक्टिस कर, जब आप स्टार्टिंग से अपना करियर कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर बनाते हैं। जब आप इसमें अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तब आपके पास स्टार्टिंग में प्राइवेट आर्बिट्रेशन आते हैं, प्राइवेट मीडिएशन आते हैं। धीरे धीरे करके आपको गवर्नमेंट टेंडर्स मिलने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप इसमें सीनियर होते हैं, आपको हाई स्टेक आर्बिट्रेशन, हाई स्टेक मीडिएशन मिल जाते हैं। और बहुत अथॉरिटेटिव रोल है, बहुत अथॉरिटेटिव रोल है। प्रोस क्या है? बेस्ट फ्यूचर ओरिएंटेड लीगल स्पेशलाइजेशन। और इसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, एआई डिस्प्यूट रिजॉल्व कर ही नहीं सकता। अगले 50 साल भी अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व होंगे तो बंदे ही करेंगे दोस्तों, एआई नहीं करेगा, एआई नहीं करेगा। एआई इंटेंशन नहीं समझ सकता। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं यार। मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा था। एक केस था, ठीक है, मैं हमने सीनियर के साथ कोर्ट में गया हुआ था, एक केस आया। तो वो केस क्या था? हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे। मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊंगा। हस्बैंड वाइफ क्या थे? डॉक्टर थे। तो उनका ना आपस में वो दोनों डॉक्टर थे, वो ही दोनों ने कंपनी बना रखी थी। वो दोनों डॉक्टर थे, हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने कंपनी भी बना रखी थी। दैट वाज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसी कंपनी में वो दोनों शेयर होल्डर और डायरेक्टर भी थे। अब क्या होता है कि इन दोनों के आपस में पड़ जाती है लड़ाई किसी वजह से, तो बात डाइवोर्स तक आ जाती है, बात आ जाती है डाइवोर्स तक, बात आ जाती है। अब इनके डाइवोर्स के अंदर ना मीडिएशन के सेशंस चल रहे थे, मीडिएशन के सेशंस चल रहे थे। तो मीडिएशन के सेशंस जब चल रहे थे ना, वहाँ जो मेरे सीनियर थे, मैं उनके साथ गया हुआ था। जो अपोजिट पार्टी थी ना, अपोजिट पार्टी की जो लॉयर आई हुई थी, शी वॉज अ वेरी सीनियर लॉयर। भाई मतलब यार बहुत, मतलब मैं मान गया भाई उनकी नॉलेज को। मतलब एक, मैं आपको अभी बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि उनके मीडिएशन के सेशंस चल रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये आप सब क्यों कर रहे हो भाई, आप ये इसको क्यों, वाई यू आर मूविंग टुवर्ड डिवोर्स ना। अब देखो यार, यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी का रोल कैसे आता है? पति पत्नी है, डाइवोर्स होगा, डाइवोर्स होगा, पति पत्नी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, डाइवोर्स होगा तो कंपनी भी तो टूटेगी। कंपनी कौन तोड़ेगा? कंपनी सेक्रेटरी तोड़ेगा। अब कंपनी सेक्रेटरी प्लस लॉयर, एडवांटेज क्या है? आप इनका आर्बिट्रेशन में, आप इनका डाइवोर्स से लेके कंपनी सेटलमेंट तक का काम कर सकते हो। डाइवोर्स से स्टार्ट करके आप इनकी कंपनी तक को सेटलमेंट कर सकते हो। आपको दोनों काम आते हैं। यू आर अ डबल एज स्वॉर्ड, यू आर अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार है आप, दो धारी तलवार है। अब मैं आपको बताता हूँ वो मैम की बात, जो सीएस प्लस लॉयर थी, जो हमारे ओपोनेंट के अंदर थी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई, उस कहती सर मेरी ना एक इंट्यूशन है, कहती मेरी ना एक इंट्यूशन है। मैंने कहा क्या इंट्यूशन है? कह रही ये जो है ना, ये जो डॉक्टर है, जो मेल डॉक्टर है, इसका ना अफेयर चल रहा है, इसका अफेयर चल रहा है, इसीलिए अपनी वाइफ को डिस्कार्ड करना चाहता है। तो जो वहाँ पे मीडिएटर बैठे थे, कहते भाई आपके, आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, आपके पास इसका क्या प्रूफ है, आपने ऐसे कैसे इंट्यूशन दे दिया? कह रहे नहीं सर मेरा यही इंट्यूशन है कि इस पे है। वो कहते चलो एक नेक्स्ट डेट ले लेते हियरिंग की, उसके अंदर देखते हैं। और भाई यकीन मानोगे आप, नेक्स्ट डेट पे हम, मतलब यार हम थोड़ा टेक्निकली सोच रहे हैं यार, ऐसे कैसे इसने इल्जाम लगा दिया, कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं, ऐसे ही कुछ भी बोल दिया अपोनेंट ने, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो हम लोग सोच रहे थे भाई यार, हम तो टेक्निकली सोच रहे हैं, पर वो लॉयर ब्रेन, उसने लॉयर ब्रेन लगा, उसने अपनी इंट्यूशन से काम लिया। अगली जब
मीडिएशन की हियरिंग हुई, दोस्तों यकीन मानेंगे आप, उसका इंट्यूशन ठीक निकला। बात की अफेयर की हो रखी थी, डॉक्टर का दूसरी किसी सेमी क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ उसका अफेयर था, उसका अफेयर था। उस अफेयर की वजह से उसने अपनी रियल वाइफ को जो है वो डाइवोर्स देना चाह रहा था, और उसने उसको कंपनी से भी बाहर करना चाह रहा था। इस वजह से इनकी लड़ाई चल रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं क्या हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जो विमेन है, जो फीमेल कंपनी सेक्रेटरीज एंड लॉयर हैं, इनके पास एक एडिशनल स्किल होता है, इंट्यूशन। ये ना मतलब ये आपके आपके मन में क्या चल रहा है उसको ये जज कर पाते हैं। वो एक शायद एक मेल या एक लड़का उसको कम जज कर पाता है, ये इंटेंशंस माप सकती हैं। जो विमेन है, जो फीमेल हैं, उनके पास एक स्किल होता है कि वो इंटेंशन जज कर सकती हैं, और उनका इंट्यूशन लगभग ठीक होता है। और उनका इंट्यूशन लगभग ठीक, मतलब यार मैं तो इस स्किल को देख के मतलब आई वाज रियली कि भाई कमाल का स्किल है यार। अ, वो एक चीज को ना इतना प्रोसेस कर सकते हैं ना। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे यार, मतलब गर्ल्स इस बात को रिलेट कर पा रही होंगी शायद। आप कमेंट में मेरे को बताएं कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। मतलब वो उस चीज को इतना प्रोसेस कर सकते हैं ना, उनका एक सिक्स्थ सेंस कह लो आप, कि वो इंटेंशन माप सकते हैं कि इसकी इसके पीछे नीयत क्या है, इसकी इसके पीछे नीयत क्या है। यार ये ना ह्यूमन स्किल है, ये ह्यूमन स्किल है, ये एआई नहीं कर सकता, ये एआई कर ही नहीं सकता भाई, ये एआई कैसे करके दिखाए। जब आप दोस्तों कोर्ट में जाते हैं ना, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, आपको वहां पे ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि आप उससे हैरान भी होते हो, आपको मजा भी बड़ा आता है, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे उन मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला यार। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैम आपने इसका किस तरह से रैशनल बनाया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, फिर इंट्यूशन का भी लॉजिक, उन्होंने मेरे को इसका लॉजिक बताया कि इंट्यूशन ऐसे नहीं कि कोई रैंडम इंट्यूशन है। तो वो उसके पीछे पूरी केस स्टडी करते हैं, पूरा उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, उसके बाद वो एक लॉजिकल कंसेंसस से बताते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्किल है दोस्तों डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर। जितने भी हमारे डिस्प्यूट रिजॉल्व हैं उसके अंदर आपको मैक्सिमम आपको दिखेगा कि जो हमारे मीडिएशन के मैटर्स हैं, मैक्सिमम इसके अंदर फीमेल लॉयर्स, फीमेल कंपनी सेक्रेटरीज डोमिनेट करती हैं, बिकॉज दे हैव दैट माइंडसेट। उनके पास वो इंटेंशंस मेजर करने का एक जो कहते हैं गॉड गिफ्टेड स्किल है ना यार। देखो बायोलॉजिकली कुछ स्किल्स हैं जो विमेन के पास थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो उनका एक स्किल है इमोशंस मेजर करने की, उनकी कैपेसिटी इंसान से ज्यादा होती है। हम ना जो क्या कहते हैं मेल है, वो चीज को ना टेक्निकली उसका वेट स्केल कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज कमर्शियल है, वो उसका कमर्शियल इंपैक्ट देख सकता है, अभी इसका कमर्शियल इंपैक्ट ये होगा और उसका लार्ज स्केल इंपैक्ट क्या होगा, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे चेंज कैसे करे, उसका इमोशनल इंटेंट क्या है उसके पीछे, उतनी डेप्थ में वो चीज नहीं जज कर पाता। जो ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है मेरा ओपिनियन वेरी भी करता हो, पर ऐसा मुझे लगता है कि जो ये आपका एडिशनल स्किल है, आपको इसको कैश करना चाहिए, है ना। जो भी कंपनी सेक्रेटरी हमारे कोर्स के अंदर मैक्सिमम जो है वो फीमेल्स ही वर्क करती हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अगर इस स्किल के अंदर, इस डोमेन के अंदर अगर आप आते हैं, तो आप यू कैन अचीव वंडर्स इन योर लाइफ, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा एज है, एडवांटेज है इमोशंस मेजर करने का। एडीआर इज ऑल अबाउट इमोशन मेजरमेंट, है ना, इट इज ऑल अबाउट इमोशंस मेजरमेंट। अच्छा, अब इसके अंदर कौन से बैकग्राउंड का बच्चा ले, कौन से बैकग्राउंड का बच्चा इसको ले, इन्वेस्टिगेटिंग और एनालिटिकल माइंडसेट जिस बच्चे का, वो इसको ले सकता है। लिटिगेशन बैकग्राउंड का बच्चा इसको ले सकता है, एलएलबी स्टूडेंट इसको ले सकता है, लॉ फर्म और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम जो करते हैं वो इसको ले सकते हैं। एडीआर इज द फ्यूचर ऑफ जस्टिस एंड सीएस बिलोंग्स एट द सेंटर ऑफ इट। यहाँ पे दोस्तों हमको अपनी एक्सपर्टीज बनानी है। नए कंपनी सेक्रेटरीज खुद को एडीआर में स्टैब्लिश करेंगे, हम नए कंपनी सेक्रेटरीज खुद को एडीआर में स्टैब्लिश करेंगे। अब इसके प्रोज क्या हैं? प्रोज हैं बेस्ट फ्यूचर ओरिएंटेड है, ह्यूज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड। अच्छा, इसका स्कोप देखो कितना है। आपने स्टार्ट किया अपने सिटी के आर्बिट्रेशन मीडिएशन करने से, करते करते आपका जैसे जैसे आपका काम बढ़ा, आपने डिस्ट्रिक्ट के मैटर लेने स्टार्ट कर दिए, फिर काम बढ़ा आपने जोनल मैटर लेने स्टार्ट कर दिए, फिर काम बढ़ा स्टेट के मैटर्स आ गए, फिर काम बढ़ा इंटर स्टेट मैटर्स आ गए, फिर काम बढ़ा नेशनल लेवल के मैटर्स आ गए, फिर काम बढ़ा इंटरनेशनल लेवल के मैटर्स आ गए। तो दोस्तों आप देखिए स्केलेबिलिटी कितनी बड़ी है, कहां से शुरू होकर आप कहां तक इसमें जा पा रहे हैं, कहां से शुरू होकर कहां तक आप इसमें जा पा रहे हैं। कॉन्स क्या है? रियली स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपर्टीज। दोस्तों ये बहुत कॉम्प्लेक्स लॉ है, बहुत कॉम्प्लेक्स लॉ है, पढ़ने में आसान है, इंटरप्रिटेशन में बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। देन हैवी केस लॉ ओरिएंटेशन, रिसर्च इंटेंसिव डोमेन, पर इसका पेपर क्रैकेबल है। पेपर का पैटर्न कुछ और है, इसमें पेपर का पैटर्न ऐसा है कि आर्बिट्रेशन इज फॉर 70 मार्क्स, मीडिएशन इज फॉर 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का पेपर डायरेक्ट होता है, 10 to 15 मार्क्स की ड्राफ्टिंग होती है, तो 50 to 55 मार्क्स का डायरेक्ट पेपर आता है। इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये भी इसका दोस्तों एक फायदा। और टीचर कौन है सर? CS वंशदीप कश्यप सर, इसके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप यूट्यूब पे जाके हमारे इसके बैचेस देख सकते हैं। और इसके अंदर एक स्पेशल चीज जो है, जो भी बच्चे हमारे पास कोर्स एनरोल कराते हैं, हम उनको
उनको स्पेशल ओडीआर की ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको मैं सिखाता हूँ कि किस तरह से अपीयर होना है, किस तरह से आर्बिट्रल अवार्ड बनाना है, किस तरह से बात किस तरह करनी है, केस को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, क्या क्या आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो वो सिर्फ एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ओडीआर की हम आपको इसमें लाइव ट्रेनिंग करवाएंगे और आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि दिस इज यू हैव कंप्लीटेड ओडीआर ट्रेनिंग। तो ये आपके करियर के अंदर एक बड़ा एज हो सकता है, आपको स्टार्टिंग से ही इसके अंदर बहुत अच्छा लेवरेज मिल जाएगा, तो बहुत एक्सपर्ट डोमेन इसके अंदर बन जाता है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की दोस्तों। नेक्स्ट इज जीएसटी का पेपर। जीएसटी 70 मार्क्स का है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग 30 मार्क्स का है। ओ कैटेगरी तो मैंने बताई नहीं, सॉरी। आर्बिट्रेशन कैटेगरी ए कैटेगरी का टॉपिक है, हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड। जिसको बहुत तगड़ा करियर बनाना भाई इसमें बना लो, बहुत बढ़िया करियर है। ठीक है, ये तो मतलब इंस्टीट्यूट ने ऐसा स्टेप ले लिया है सर, इतिहास अगर कंपनी सेक्रेटरी रचेंगे तो एडीआर में रचेंगे, आप मेरी बात ये समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट इज जीएसटी का पेपर, कैटेगरी ए टॉपिक है, हाईली रिकमेंडेड पेपर है। कौन से बैकग्राउंड का बच्चा ले, कोई बच्चा सीए बैकग्राउंड से, सीएमए बैकग्राउंड से, टैक्स लिटिगेशन में प्रैक्टिस करना चाहता है, एलएलबी बैकग्राउंड से है, वो ये बच्चा इस पेपर को ले सकता है। क्या आप इसको रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल सर, रिकमेंड करते हैं। प्रोज क्या है सर? सुपर स्पेशलाइजेशन पेपर है टैक्सेशन डोमेन में, स्ट्रॉन्ग डिमांड इन प्रैक्टिस एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी। जीएसटी का काम हर एक को चाहिए यार, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। देन लिटिगेशन और एडवाइजरी का एक्सपोजर है, हाई प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी है। कॉन्स क्या है? डीप एंड टेक्निकल सब्जेक्ट है थोड़ा सा, रिक्वायर कंटिन्यू स्टडी एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, नॉट सुटेबल फॉर रोट लर्निंग माइंडसेट। जिनको सिर्फ याद करना है उनके लिए नहीं, पेपर प्रैक्टिकल है, कैलकुलेटर्स लेके जाने पड़ेंगे। टीचर कौन सर? किसी भी एक्सपीरियंस फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं, जो भी हमारे सीए फाइनल के फैकल्टीज हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, ये पेपर आप ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट इज लेबर लॉ एंड प्रैक्टिस। लेबर लॉ एंड प्रैक्टिस, ये 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें कोई भी बाइफर्केशन नहीं है। कौन से बैकग्राउंड का बच्चा इसको ले? एमबीए बैकग्राउंड का बच्चा, एचआर बैकग्राउंड का बच्चा है ना, जो एचआर की फील्ड में काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में काम करते हैं, एलएलबी प्रोफेशनल इसको ले सकते हैं। और जब आप लेबर लॉज का काम करके किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो वहां पर आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होती है। लेबर लॉज एक एक्स्ट्रा एज दे देता है आपको, लेबर लॉज का काम आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है। लेबर लॉज हर एक कंपनी के ऊपर, हर एक इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो इसका स्कोप भी बहुत बड़ा है और ये स्केलेबल भी बहुत ज्यादा है। अभी इसके अंदर क्या मैं आपको छोटी सी एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपका दिसंबर 2026 में है तो आप लेबर लॉ आंख बंद करके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका इसमें इंटरेस्ट बनता है। लेकिन जून 26 के लिए मैं कहूंगा कि अभी थोड़ा रुक जाओ। एक्चुअली क्या है कि अभी लेबर कोड्स नए आए हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अभी उसके रूल्स नोटिफाई हुए हैं, अभी नोटिफाई नहीं हुए अभी उसके रूल्स ना ड्राफ्ट में। वो 1 अप्रैल से नोटिफाई होने वाले हैं, वो 1 अप्रैल से वो होने वाले हैं, इंप्लीमेंट होने वाले हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप इसको पढ़ोगे, आप इसको मेहनत दोगे, तो फिर अच्छे से हम नया ही पढ़ लेंगे, है ना। तो मेरा इस पर ये ओपिनियन है कि जून 26 के लिए इसको कंसीडर ना किया जाए और इसको दिसंबर 26 के लिए कंसीडर कर लिया जाए, क्योंकि जब नया लॉ आएगा तो फिर नया ही पढ़ना है यार, बार बार क्या पढ़ने बैठोगे ना, अभी पुराना पढ़ोगे फिर नया पढ़ोगे। तो जब नया पढ़ोगे तो ढंग से एक बार नया ही पढ़ लेना, एटलीस्ट मार्केट में आप लेटेस्ट नॉलेज के साथ तो निकलोगे। तो पेपर बहुत अच्छा है, पेपर आप इसको ले सकते हैं। और इसके टीचर कौन है सर? सीएस वंशदीप कश्यप जी इसका बैच ले लेंगे। अगर आप कमेंट में लिखते हो लेबर लॉज तो मैं इसका बैच ले लूंगा। कौन क्या है? लेंदी सिलेबस है, ठीक है, और अभी मेजर रिफॉर्म्स चल रहे हैं, अभी ये ट्रांजिशन फेज पे है, ट्रांजिशन होने के बाद इसका स्कोप ही स्कोप है और रिक्वायर्स कंटिन्यूस अपडेट एंड अडेप्टेशंस। तो वो भी इसके अंदर दोस्तों एक आपको चीज ध्यान में रखनी है। तो पेपर कैटेगरी ए टॉपिक, कैटेगरी ए है, इसको भी आप ले सकते हैं। ए कैटेगरी का पेपर है, लेबर लॉ भी ए कैटेगरी है, जीएसटी भी ए कैटेगरी है और आर्बिट्रेशन भी ए कैटेगरी है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेपर, दैट इज बैंकिंग इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस। भाई इस पेपर को तो मैं कहूंगा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज इस पेपर को मत लेना। मैंने लिया था, मैंने भुगता है, मैं बता रहा हूँ भाई, इस पेपर के अंदर मतलब सुइसाइडल पेपर है, सुइसाइडल पेपर है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ भी दिखाने से पहले पहले मैं आपको एक इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। ये जो पेपर है ना दोस्तों, इसका ना इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल बनाया है बेसिक, है ना, थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा हूं मैं, आई एम सॉरी। मॉड्यूल बनाया है बेसिक और पेपर आ रहा है, मतलब पेपर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप, मतलब पेपर की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। और दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इशू है ना यार, पहले तो इसका मॉड्यूल बहुत वास्ट है, दूसरी बात मॉड्यूल वास्ट होने की वो भी चलो ठीक है यार, फिर जो इसकी अमेंडमेंट्स आती हैं, अमेंडमेंट्स दोस्तों 80-80 पेज की एक नोटिफिकेशन। अगर अमेंडमेंट 20 पेज का है ना, तो उस 20 पेज के अंदर 40 लिंक दिए हुए हैं, हर एक लिंक के ऊपर कम से कम 10 पेज की अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट्स 2000 पेज की अमेंडमेंट्स है। मैं दिखाता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये देखो, ये हमारा एकेडमिक पोर्टल पे गए, न्यू सिलेबस, ये हमारे सप्लीमेंट्स के अंदर, ठीक है जी, यह है हमारा बैंकिंग लॉ का सप्लीमेंट, ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ प्रैक्टिस। तो ये सप्लीमेंट उन्होंने दे दिया दोस्तों, 28 पेज का सप्लीमेंट है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। पर अब ये देखो, ये नहीं आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन पता कहां से आएगा? क्वेश्चन ये लिंक में से आएगा, ये लिंक में से आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन। लो, ये यहां से पूछ लेगा क्वेश्चन, ये यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। चलो ठीक है, ये तो छोटा सा, और ये लो, ये भी विड्रॉन ये भी विड्रॉन
ये भी विड्रॉन हो चुका है हमारे इसमें यार, लेकिन वहां से विड्रॉन हो चुका है। फिर उसके बाद ये देखो, अगर इसके ऊपर आप जाते हैं तो अब ये यहाँ पे इन्होंने छोटी सी दे दी एडिशनल नोटिफिकेशन CRR। अब ये देखो यहाँ पे इसकी कितनी बड़ी अमेंडमेंट आई। अभी तो कुछ नहीं है, अभी देखो पूरी पूरी बुक्स आने वाली हैं इसके बाद। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी पूरी रेगुलेशंस नोटिफाई कर रहे हैं भाई, पूरी पूरी रेगुलेशंस नोटिफाई कर रहे हैं। तो ये तो मतलब आप कितना ही कवर कर लो आपके लिए कम ही रहेगा, वो कितना ही कवर कर लो इसके अंदर वो कम ही रहने वाला है। आप इसको कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप इसको कभी भी, है ना। ये लो जी, लो पढ़ लो रेगुलेशन सर, पूरी पूरी किताब, पूरी पूरी किताब और पेपर यहाँ से बनेगा। अमेंडमेंट में इतना सा पैराग्राफ है और एक्चुअल में कितना उसका इम्प्लीकेशन है। तो इस पेपर को मैं कहूँगा, देखो आपको अगर आपको बैंकिंग में करियर बनाना है आप बना सकते हो, पर CS प्रोफेशनल में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। हमारा मॉड्यूल उस तरह से ड्राफ्टेड नहीं है। हमारे मॉड्यूल के अंदर एक्सपेक्टेशन हाई एफर्ट लो क्लैरिटी पुअर स्पेशलाइजेशन वैल्यू, है ना। मतलब पढ़ भी लिया और एक्सपर्ट भी नहीं बने, पढ़ भी लिया और एक्सपर्ट भी नहीं बने, आपका एफर्ट खराब चला जाएगा। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करूंगा, आपका एफर्ट वेस्ट चला जाएगा यार। मेरा एफर्ट वेस्ट गया था। मैंने एक्चुअली मैं इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा हूँ दोस्तों, मेरी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग से। तो मैंने कहा यार बैंकिंग लॉज लेंगे, तो अब मैंने बैंकिंग लॉज लिया। दूसरा इसमें ग्रेस मार्क्स है ही नहीं, जीरो ग्रेस मार्क्स, जीरो ग्रेस मार्क्स। तो अब मैं इसके अंदर पूरा अपडेट करके गया कि हाँ ये हमारा जो CRR है, SLR रेशियो, सारे रेशियोज मेरे टिप्स पे थे, मैं सब कुछ प्रिपेयर करके गया। बढ़िया पेपर हुआ यार मेरा। फिर इंस्टीट्यूट इसमें मार्क्स नहीं देता यार, मार्क्स नहीं देता। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम और क्या हुई, पूरी बुक के अंदर, पूरी बुक के अंदर एक टॉपिक है नोस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट, नोस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन समझ में आता है, 10 नंबर के लिए भी क्वेश्चन समझ में आता है। पेपर में वॉस्ट्रो अकाउंट का क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स का। यार 5 नंबर के टॉपिक को आप 40 मार्क्स में पूछ रहे हो, बच्चा पास कैसे होगा? आपके पहले 40 मार्क्स ही जीरो हो गए। 40 मार्क्स यार कितना लिखोगे, कैसे समझाओगे आप कितना? वॉस्ट्रो अकाउंट की एक डेफिनेशन है, वॉस्ट्रो अकाउंट के कुछ रेगुलेशंस है, वो बता दिया हमने। 5 मार्क्स 10 मार्क्स, उसको 40 मार्क्स में जस्टिफाई कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। तो ये मतलब पेपर इसका मैं आपको यही कहूंगा कि यार जो इसकी पेपर की जो ड्राफ्टिंग बॉडी है, जिन्होंने पेपर को ड्राफ्ट किया है, जो इसका क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, मैं इसको कहूंगा कि भाई एक बार इंस्टीट्यूट को इस पेपर को रिव्यू करना चाहिए। बच्चे को करियर ओरिएंटेड ये पेपर बना के देना चाहिए। ये पेपर बहुत ही प्लेथोरा ऑफ बुक्स दे दिया है विद हाई एफर्ट लो क्लैरिटी। पता ही नहीं है कि करना क्या है, पता ही नहीं है कि क्या करना है, सब कुछ दे दिया। RBI के नॉर्म्स भी डाल दो, है ना, और सारे इसके अंदर NPA के नॉर्म्स भी डाल दो, इंटरनेशनल बैंकिंग के भी नॉर्म्स डाल दो। बैंकिंग तो बहुत ही भारी था, उसके ऊपर से इंश्योरेंस भी उसी के अंदर ऐड कर दिया दोस्तों। दोनों की अथॉरिटी अलग अलग है, बैंकिंग की RBI है, इंश्योरेंस की IRDA है। वो इससे भी ज्यादा अमेंडमेंट देता है। वो दोस्तों इसका भी वो पूरा वो है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये लो, इंश्योरेंस वाला देखो आप, इंश्योरेंस वाला देखो आप, ये तो इंश्योरेंस वाला दोस्तों, ये इससे भी खतरनाक मिनिस्ट्री है। लो, ये इससे भी खतरनाक मिनिस्ट्री। तो आप कितनी नोटिफिकेशन, कितने सर्कुलर डाउनलोड करके लेकर जाओगे? उसकी एक लिमिट होनी चाहिए ना, इसमें लिमिट नहीं है पेपर में, कहीं से भी कुछ भी आएगा। तो ये तो वही है कि उड़ता हुआ तीर, मतलब, है ना वो। ये पेपर आई विल नॉट, सुइसाइडल है यार, इसको मत लेना। ये पेपर आपको पास नहीं होने देगा। कहीं कहीं चीजें यार हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं, मैं समझ रहा हूँ आपको नॉलेज बिल्डिंग करनी है, पर इस पेपर को मत लेना यार, ये सुसाइडल पेपर है। अब इसमें क्या है, प्रोज क्या है, प्रोवाइड्स बेसिक नॉलेज एंड इंश्योरेंस नॉलेज यूजफुल फॉर जनरल अवेयरनेस ओनली। अब इसका मॉड्यूल देखो यार आप, इसका अमेंडमेंट देख ली ना आपने, अब मैं आपको मॉड्यूल दिखाता हूँ। तो ये ना जस्टिफाइड नहीं लगता यार मेरे को चीज़। मैं आपको दिखाता हूँ, स्टडी मटेरियल, प्रोफेशनल प्रोग्राम, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉस, ठीक है जी। ये देखो, तो इसके अंदर है दोस्तों बिल्कुल इसको पढ़ने के बाद बच्चे को लगेगा कितना आसान है तो मैं कर सकता हूँ। पर पेपर में देखो कहाँ से कहाँ का क्वेश्चन पूछेगा जाके, है ना। ये देखने में कितना आसान लग रहा है ना, KYC क्या होता है, को सिलेबस में KYC क्या होता है, जन धन योजना क्या है, और पेपर में क्या आएगा, ये बताओ 40 मार्क्स में वॉस्ट्रो अकाउंट बताओ। अच्छा बताओ सेबी के उस रेगुलेशन के उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा था। भाई कितने लिंक खोल खोल के कितना बंदा वो डाउनलोड करके लेके जाना यार, पागल हो जाओगे। CS प्रोफेशनल के 6 पेपर एक तरफ, बैंकिंग लॉ का पेपर एक तरफ, 2500 पेज का मॉड्यूल बन जाएगा आपका। 700-800 पेज का मॉड्यूल है और 2000 पेज की अमेंडमेंट्स है। तो बच्चा कहाँ तक कवर करेगा, कहाँ तक कवर करेगा ना। 760 यार ह्यूमन लिमिटेशन है, बहुत फ्रस्ट्रेशन दे देगा ये पेपर आपको। तो इसको मत लेना यार, ये मानसिक संतुलन के लिए ठीक नहीं है दोस्तों। ये एक एक रोगी, एक भूत भोगी आपको बता रहा है कि ये पेपर मानसिक संतुलन ही ला देता है। भाई इससे इससे दूर रहना भाई, इसको मत लेना यार, सुसाइडल पेपर है। मेरे मार्क्स आए थे मॉड्यूल, मैंने ओल्ड सिलेबस के अंदर बैंकिंग लॉ लिया था तब, MCS RCD और ये नहीं, MCS था, MCS कॉर्पोरेट फंडिंग और ये था। मेरे मार्क्स आए 58, 55,
36। सिर्फ बैंकिंग लॉ की वजह से मेरा पूरा मॉड्यूल रुका 2 बार। भाई साहब वो दर्द होता है ना यार, ये किसी को नहीं लेना भाई पेपर, ये पेपर अच्छा नहीं है, मार्क्स नहीं मिलते इसके अंदर और इसका स्ट्रक्चर भी नहीं है। ठीक है। कॉन्स क्या है? सिलेबस इज अनस्ट्रक्चर्ड, मॉड्यूल नॉट वेल ड्राफ्टेड, अमेंडमेंट्स आर मोर देन बुक इटसेल्फ, डिफिकल्ट टू बिल्ड एक्सपर्टीज बेस्ड ऑन दिस मॉड्यूल। ठीक है। और हाई एफर्ट विद लो प्रोफेशनल रिटर्न, बहुत एफर्ट आप इसमें दोगे और उतना आपको रिटर्न इसमें मिलने वाला है नहीं। कौन सा बच्चा अगर फिर भी किसी को लेना है, कोई फाइनेंस बैकग्राउंड का बच्चा है, सीए सीएमए बैकग्राउंड का बच्चा है, वो भी ले, पर रिस्क है भाई, कैटेगरी सी। मैं तो नॉट रिकमेंडेड, मैं तो नहीं कहूंगा बच्चा इसमें अपना टाइम वेस्ट करे। इससे अच्छा तो यार आप अपना इसके इसके अलावा जो बैंकिंग के कोर्सेज होते हैं वो कर लेना यार, वो ज़्यादा सेंस बनाते हैं इससे, है ना। बैंकिंग के जो स्किल सेट वाले कोर्सेज होते हैं ना वो ज़्यादा सेंस बनाते हैं, जैसे क्रेडिट एनालिस्ट वगैरह हो गया, जो आउटसाइड मार्केट के अंदर जो छोटे मोटे कोर्स बनते हैं ना वो कर लेना यार। और अगर आपको बैंकिंग में हाई लेवल पे वो करना है, क्या कहते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप हाई लेवल पे टारगेट करते हो तो एलएलबी कर सकते हैं आप। एलएलबी के साथ साथ आपको सार्फेसी का काम बैंकिंग के अंदर मिल जाता है, तो वो आप काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको एलएलबी करनी पड़ेगी, आप लीगल डोमेन में अगर जाना चाहते हैं। कंप्लायंस के डोमेन में भी कंपनी सेक्रेटरीज बहुत सारा काम करते हैं बैंकिंग के अंदर, तो उसमें कोई इशू नहीं है यार। आप धीरे धीरे अगर आप फील्ड में उतरते तो सीख जाते हैं, इतना कोई इसमें कॉम्प्लेक्स वो नहीं है, एक बार करेंगे तो सीख जाएंगे। बट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव यार ये मत लेना, ये करियर डुबो देगा यहीं पे, मतलब टेंशन में आ जाओगे आप, इसके चक्कर में दूसरे पेपर ना बिगड़ जाए। तो ये बहुत ही डेलिकेट पेपर है। पेपर नंबर 7.5, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी लॉ एंड प्रैक्टिस। अब इस पेपर के लिए ना यार मेरा मिक्स्ड ओपिनियन है, इस पेपर के लिए मेरा मिक्स्ड ओपिनियन है। ये पेपर अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है। अच्छा यार देखो, पहली बात तो हमने सबने पढ़ रखा है, सीआरबीआई में इंसॉल्वेंसी पढ़ रखा है, कोई नए बच्चे तो आप हो नहीं, कोई नए बच्चे तो आप हो नहीं। इस पेपर में क्या है यार, इसकी ना टाइमिंग का इशू है। आप ना सीएस बन के साथ के साथ इंसॉल्वेंसी में प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप, उसके लिए आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा। आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा, तो 10 साल तक आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आपने आईबीसी के काम में, आईबीसी की फील्ड में काम किया है। जो सीआईआरपी होता है ना दोस्तों, दैट इज ऑलवेज लास्ट स्टेज। किसी भी कंपनी के अंदर लास्ट स्टेज होता है सीआईआरपी, उससे पहले बहुत कुछ होता है। बहुत सारी नेगोशिएशंस होती हैं, बहुत सारी आर्बिट्रेशन होती हैं, सिविल सूट चलते हैं, है ना, और लड़ाइयाँ चलती हैं, कोर्ट केस चलते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। सीआईआरपी तो सबसे लास्ट में होता है। जो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं, सीआईआरपी तो सबसे लास्ट में होता है, जब कुछ नहीं होता तो सीआईआरपी होता है ना। तो इसको कौन सा बच्चा ले? अब सीएस कोर्स ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो ऑलरेडी 10 साल के एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लॉ ग्रेजुएट है, वो ऑलरेडी 10 साल से काम में भी और साथ साथ सीएस के पेपर भी दे रहा है। अब उसको लॉ की प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब वो सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम पे भी आ गए हैं। तो अब आप आईबीसी का पेपर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप जैसे ही क्वालिफाई होंगे ये पेपर आपके तुरंत तुरंत काम आ जाएगा, और आप आईपी का पेपर दे करके आप इंसॉल्वेंसी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको नॉलेज एनहांसमेंट ये दे देगा। लेकिन अगर कोई सीएस अभी फ्रेशर सीएस है, यंग सीएस है, तो मैं उसको कहूंगा कि ये पेपर आपके तुरंत काम नहीं आएगा, ये आपके लॉन्ग टर्म में काम आएगा। और आपने पढ़ रखा है, आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, ज्यादा उसमें वो नहीं है, आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, तो उसको दोबारा पढ़ना मैं समझता हूँ कि यार जस्टिफाइड नहीं है। उसको दोबारा पढ़ने पढ़ने से आपको एक्स्ट्रा एज नहीं मिलेगा यार, एज नहीं मिलेगा ना। क्राउडेड आप क्राउड में खड़े हो जाओगे, और क्राउड में ऐसे खड़े हो जाओगे जिसकी टाइमिंग ही मैच नहीं होती, है ना। तो ये पेपर भी आपको थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा कि इसको आप नॉट फॉर मोस्ट ऑफ द, नॉट फॉर एवरीवन, दिस पेपर इज नॉट फॉर एवरीवन। इसमें बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना कि ये पेपर तुरंत कैसे काम आ जाए, है ना। किस किस को लेना चाहिए? वर्किंग क्वालिफाइड प्रोफेशनल, 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसको है वो ले सकता है। स्टूडेंट्स परस्यूइंग सीएस फॉर एडिशनल एक्सपर्टीज, नॉट एंट्री लेवल प्रैक्टिस, है ना, जो इस तरह का काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और पर ये कि 10 साल अपने दिमाग में रखना कि 10 साल होगा। तो अब सीआईआरपी लास्ट स्टेज होती है, तो अब इसको सर हमें आईबीसी के अंदर काम करना है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग एरियाज। बिल्कुल सर, बात बिल्कुल ठीक है, आईबीसी इज वन ऑफ द मूविंग एरियाज और हमारा फोर्टे है, तो हम आईबीसी में काम कैसे करें, आप हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताओ। तो भाई साहब यहाँ मैं आपको कहूंगा कि आप ना आर्बिट्रेशन लो। सर जो हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं, इनका कॉर्पोरेट डेटर के साथ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं। सबसे पहले जब हमारा प्री एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट की स्टेज पे हमारा काम होता है, तो सबसे पहले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है, सबसे पहले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है। तो आप वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम एज अ फ्रेशर सीए स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको इसके क्लाइंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप धीरे धीरे उस फील्ड में निकलेंगे, आप लोगों के डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे, तो आपके पास मेजरली क्लाइंट्स तो कॉर्पोरेट ही होंगे ना, ऑब्वियसली और कंपनी सेक्रेटरी और कॉर्पोरेट लॉयर, है ना। आप इस चैनल के ऊपर बैठे तो ऑब्वियसली और कंपनी सेक्रेटरी, या तो आप कंपनी सेक्रेटरी परस्यू कर रहे हैं या आप लॉ परस्यू कर रहे हैं, यू वांट टू मेक करियर इन कॉर्पोरेट लॉज, ठीक है।
तो अगर आप उस तरह से स्टार्टिंग से करते हैं तो आपके पास क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप अपनी एलएलबी की प्रैक्टिस अगर साथ में स्टार्ट करते हैं तो आप सारफेसी का काम लेना स्टार्ट करते हैं, है ना, डेब्ट रिकवरी का काम करना स्टार्ट कर देते हैं बैंक्स के साथ एसोसिएट होके। तो वो काम आप साथ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये वाले क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मीनवाइल आपके जब तक 10 ईयर्स कंप्लीट होंगे देन यू विल हैव साउंड नॉलेज बेस होगा, और आपकी मतलब टेक्निकल एक्सपर्टीज की कोई तोड़ नहीं होगा आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज का। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लेकर के आप किसी के अंडर काम कर सकते हैं, आप किसी के एज असिस्टेंट काम कर सकते हैं, पर यार 10 साल तक एज असिस्टेंट ग्रोथ नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना आप? 10 साल तक आप किसी का असिस्टेंट बन के नहीं रह सकते। 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, मैं समझ रहा हूँ यार, स्टार्टिंग में किसी के अंडर लगना पड़ता है, किसी को गुरु बनाना पड़ता है, उसमें कोई शर्म भी नहीं है यार। पर वही है कि यार आप 10 साल तक किसी के असिस्टेंट बन के नहीं रह सकते, वो भी आफ्टर क्वालिफाइंग। तो वो बड़ा हिट होता है यार। लड़के मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना, जो भी हमारे लड़के हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 10 साल आप किसी का असिस्टेंट बन के काम नहीं कर पाएंगे, और लॉ आपको परमिट नहीं करेगा बॉस बनने के लिए। लॉ आपको परमिट नहीं करेगा बॉस बनने के लिए। तो इस पेपर के लिए मेरा क्या वर्डिक्ट है सर? राइट सब्जेक्ट रॉन्ग टाइमिंग फॉर मोस्ट ऑफ द सीए स्टूडेंट। सबने पढ़ रखा है यार, ये पढ़ा हुआ है, ये हमारा फोर्टे है, हमने पढ़ रखा है। तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम ऑप्शनल पेपर में लगाना, मैं वो आपकी टाइम की वैल्यू फॉर टाइम नहीं है ना, अपने टाइम की आपकी वैल्यू उसकी नहीं बन पाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें कोई और पेपर ले लें ऑप्शनल में, इसको आप ना लें। जो 10 साल के वो बेंचमार्क को क्रॉस कर चुके हैं, वर्किंग प्रोफेशनल सीएस कर रहे हैं, वो इस पेपर को ले लें। ठीक है जी। और इसके कॉन्स क्या है? एक्सट्रीमली डीप एंड टेक्निकल है, प्रैक्टिकल यूज कम्स ओनली आफ्टर 8 to 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, ऑलरेडी स्टडी इन डेप्थ इन सीआरबीआई है, नॉट सुटेबल फॉर फ्रेश और अर्ली करियर सीएस स्टूडेंट्स। आपको अभी जब हमारा करियर स्टार्ट होता है तो हमको हमको पुश की जरूरत होती है ना, तो ये थोड़ा सा वहां पे पुल बैक कर सकता है। अगर आप किसी के असिस्टेंट बनते हैं स्टार्टिंग के 2-3 साल, 2-3 साल ठीक है यार, 2-3 साल असिस्टेंट बनने में कोई बुराई नहीं है, पर 10 साल तक आप किसी के असिस्टेंट नहीं बन के रह सकते ना, वो एक स्टैग्नेशन आ जाएगा। तो आप 10 साल तक सिर्फ इस चीज का वेट करेंगे कि भाई 10 साल बाद जब मैं आईपी बनूंगा तब मैं इस इंसॉल्वेंसी में जो प्रैक्टिस करूंगा क्या, मतलब आपको थोड़ा सा रैशनल होना पड़ेगा, इमोशनल नहीं होना। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा, है ना। हमने हर पेपर के प्रोज एंड कॉन्स को मेजर किया। एक मैंने आपके लिए छोटा सा ये समरी बना दिया, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। एक कैटेगरी, बी कैटेगरी, आपकी ईज के लिए मैंने इसको एक पूरा समराइज कर दिया है किस तरह से आपको ये लेना है, तो आप ये ले सकते हैं। और बैचेस की दोस्तों मैं आपको डिटेल बता दूं, इंटरनल ऑडिट एंड फोरेंसिक ऑडिट इसके बैचेस चल रहे हैं। फोकस लेक्सिकॉन के ऊपर है, फोरेंसिक ऑडिट की रियल केस फाइल्स यहाँ पर दिखाई जाती हैं। आईपीआर के बैचेस में ले लूंगा, अगर आप कमेंट करते हैं अगर आपको आईपीआर लेने हैं तो आईपीआर के बैचेस भी मैं ले लूंगा। देन आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन, इसके भी बैचेस चल रहे हैं दोस्तों फोकस लेक्सिकॉन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर ऑनलाइन एडीआर ट्रेनिंग भी हम आपको देंगे। ऑनलाइन एडीआर ट्रेनिंग भी हम आपको देंगे। देन नेक्स्ट इज लेबर लॉज एंड प्रैक्टिस। अगर आप कमेंट करते हैं लेबर लॉज तो हम लेबर लॉज का बैच भी ले लेंगे। तो अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हमने क्या क्या मार्क करे? सीएसआर सी कैटेगरी है, इंटरनल ऑडिट ए कैटेगरी है, आईपीआर ए कैटेगरी है, एआई बी कैटेगरी है, एडवांस टैक्स ए कैटेगरी है, आईएफएससी बी कैटेगरी है, ऑप्शनल है। आर्बिट्रेशन ए कैटेगरी है, गोल्ड माइनस है ये, तो जीएसटी ए कैटेगरी है, लेबर लॉज भी ए कैटेगरी है, बैंकिंग लॉज सी कैटेगरी है, और इंसॉल्वेंसी बी कैटेगरी है। बी कैटेगरी इसीलिए नहीं क्योंकि पेपर में वो है सर, बी कैटेगरी इसलिए क्योंकि इसकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही। मेरा जो मेन कंसर्न है टाइमिंग का कंसर्न है ना। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, अगर आपको मेरा ओपिनियन ठीक लगा तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। टाइमिंग का इशू है यार इसमें, मतलब वो 10 साल मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा है कि बच्चा 10 साल इसको कैसे जस्टिफाई करेगा, है ना। अल्टीमेटली तो आपको डिग्री लेने के बाद काम ही करना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे सीएस के दोस्तों को शेयर कीजिए, जिन जिनको ये कन्फ्यूज़न है, जिन जिनको ये गाइडेंस चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हैं। और बिल्कुल दोस्तों आपको अपने बिल्कुल कभी कभी भी आपको ऐसे इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। आपको हमेशा हर चीज़ के प्रोज भी देखने हैं, हर चीज़ के कॉन्स भी देखने हैं, उसको क्रिटिसाइज भी करना है ना, उसके बारे में रिसर्च भी करनी है। पूरी जानकारी होना आपका अधिकार है। पूरी जानकारी होने के बाद फिर आपने डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए क्या ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम कर सकते हैं। अच्छा सर, अब एक छोटी सी मैं आपको बात और बताने वाला था। मैंने एक चीज़ छोटी सी और मैं कहीं से पढ़ी थी मैंने। तो क्या था कि महाभारत का समय था। तो अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि श्री कृष्ण जी जो संसार का विधान है ना वो किस्मत पे चलता है। कहते किसी किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है, उनको चीज़ें किस्मत के हिसाब से मिल जाती हैं, किस्मत के हिसाब से किसी को मिल जाता है। तो प्रारब्ध में जिसकी जो लिखा है ना उसको वही मिलना है, जिसकी प्रारब्ध में जो लिखा है उसको वही मिलना है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं हाँ ठीक है पार्थ, तो ठीक कह रहा है कि जो प्रारब्ध में है प्रारब्ध के अनुसार ही सबको मिलेगा, जो जिसकी किस्मत में होगा वो उसको उसी की किस्मत के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं कि भगवान आप मुझे ये बताएं कि जब सब कुछ प्रारब्ध के हिसाब से ही मिलना है तो इंसान फिर कर्म क्यों करे?
जब उसको प्रारब्ध के हिसाब से मिलना है तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करे, वो कर्म ही क्यों करे, वो बैठ क्यों ना जाए कि ठीक है ना यार, मैं, वो कह रहा है कि प्रभु फिर मैं युद्ध क्यों करूं, अगर प्रारब्ध में होगा कि मुझे शासन मिलना है तो मुझे शासन मिल जाएगा, अगर प्रारब्ध में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मैं युद्ध क्यों करूं, मैं युद्ध में टाइम वेस्ट क्यों करूं, मैं युद्ध करूं ही क्यों। तो प्रारब्ध के हिसाब से ही होना है तो फिर, अगर किस्मत के हिसाब से, तो फिर मैं उसके ऊपर कर्म क्यों करूं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तू पहले ये समझ कि प्रारब्ध होती क्या है। तो ये मत देख कि प्रारब्ध के हिसाब से क्या है, प्रारब्ध होती क्या और प्रारब्ध बनती कैसे है। प्रारब्ध बनती कैसे है, कहते हैं कि हर प्राणी अपनी प्रारब्ध खुद बनाता है। हर प्राणी अपनी प्रारब्ध खुद बनाता है, मैं किसी के कर्मों का हिसाब नहीं करता। हर प्राणी अपनी प्रारब्ध खुद बनाता है, हर प्राणी अपनी किस्मत खुद लिखता है। हर प्राणी अपनी किस्मत खुद लिखता है। दोस्तों, आप अगर यूनिवर्स और मैनिफेस्टेशन में थोड़ा सा बिलीव करते हैं तो आपने देखा होगा ना यार, आप जिस तरह की एनर्जीज आपकी होती हैं, आप उसी तरह की एनर्जीज के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, वो अयाश किस्म का व्यक्ति है, वो नशे करता है, जुआ खेलता है और अयाशगर्दी करता है, तो उसी तरह के लोगों में उसका सर्कल होगा, उसी तरह के लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा, उसी तरह के लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो ज्ञानी है, विद्वान है, तो वो अट्रैक्ट भी ज्ञानी को या विद्वान को ही करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक ले गया मैं आपको, पर ये बहुत जरूरी है दोस्तों, जीवन में व्यवहारिकता समझना बहुत जरूरी है। तो वो उसी तरह के उसको अट्रैक्ट करेगा। जो व्यक्ति जिसको खाना बहुत पसंद है, उसके सारे यार दोस्त तकरीबन वो ऐसे व्यक्ति को लाइक करेगा जो खाना पीना जिसको अच्छा लगता हो, है ना, उसी तरह का उसका नेटवर्क बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि प्रारब्ध बनती कैसे है। जिस चीज के ऊपर आप, जिस चीज को आप चुनते हैं, जिस चीज को आप चुनते हैं, ये संसार उस चीज की आपके पास अवेलेबिलिटी करानी स्टार्ट कर जाता है ना। वो आपने सुना होगा ना कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है ना। भाई ये सच है, ऐसा होता है। जिस चीज को आप चूज करेंगे ना, गॉड ने हमको, देखो सब कुछ दोस्तों भगवान ने बनाया है, लेकिन हमारे हाथ में पावर ऑफ चॉइस है, चूज करने की पावर दी है कि आपको क्या चूज करना है, क्या आपको चूज करना है, ये आपके हाथ में। जो जो आप लाइफ में चूज करते रहेंगे, उसी तरह से आपकी अपॉर्चुनिटीज बनती रहेंगी। ये बात प्रोफेशन से हटके लाइफ के बारे में भी एप्लीकेबल है कि जिस जिस तरह की चीज़ें आप एक्सप्लोर करते रहेंगे, आपकी प्रारब्ध उसी दिशा में अपने आप बनती चली जाएगी। हर एक्शन के हजारों प्रारब्ध हो सकते हैं, पर प्रारब्ध बनाने के लिए कर्म करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाई तुझे युद्ध करना जरूरी है। ये जितने सामने खड़े हैं ना, कह रहे जो युद्ध है ना, ये जो युद्ध का सेटअप है, भगवान कह रहे इनको मारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, इनको मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, लेकिन तेरा कर्म है, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, तुझे अपने धर्म के लिए युद्ध करना है। तू युद्ध करेगा तो प्रारब्ध भी तेरा साथ देगी। प्रारब्ध अपने आप नहीं बनती, कर्म करना पड़ता है। तो हमें दोस्तों, अगर कुछ भी मैं वापस आपको टॉपिक के ऊपर लेकर के आऊँगा कि हमें किसी भी फील्ड में अगर एक्सपर्टीज बनानी है, हमें उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। हमें उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। आज होगी तैयारी तो कल दोस्तों आपको उसका अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा। अगर किसी की तैयारी ही नहीं होगी तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने, पहले से तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। तो प्रारब्ध आपको खुद बनानी है। तो दोस्तों, आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। तो आप अपने करियर के अंदर बहुत अच्छा अच्छा अपने करियर के अंदर करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव पास करके सीएस प्रोफेशनल में आ चुके हैं और यहाँ से आपकी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट है। आपको मॉडर्न कंपनी सेक्रेटरी बनना है, विद्वान बनना है, आपको विद्वान बनना है। आपको वो नहीं बनना, मतलब जो क्या कहते हैं, मुंह लटका के चले गए, मुंह लटका के, वो नहीं, आपको विद्वान है, आप एक विद्वान है, आपको विद्वान बनना है ना। आपको ज्ञानी बनना है आपको। आप जब विद्वान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, तो आप अट्रैक्ट भी उसी तरह के लोगों को करेंगे और अल्टीमेटली आपका सर्कल भी उसी तरह का बनेगा और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी तरह की आ जाएंगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स में आप मेरे को व्यूज़ बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय। ओके।